की शुरुआत होती है एक लड़के हारू के साथ, जो कि अकेला एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए हर मॉन्स्टर और गोब्लिन से लड़ना पड़ता है। लेकिन उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बदला, क्योंकि अपनी असली दुनिया में भी हारू एक टोटल लूजर ही था। ना उसके पास कोई दोस्त था, ना ही कोई लड़की और ना ही कोई फ्यूचर। उसके स्कूल में कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि वो कभी किसी ग्रुप का पार्ट ही नहीं था। स्कूल में सब ग्रुप्स में बने हुए थे, एक था बदमाशों का और एक था कूल और बहुत ही पॉपुलर लड़कों का, एक नर्स का जो कि हर वक्त पसीने में भीगे रहते थे, और एक था उन लड़कियों का जिनके चेहरे पर हमेशा घमंड चढ़ा रहता था। हारू सिर झुकाकर अपने डेस्क पर फिर से झुक जाता है, सोचता है कि इस दुनिया में उस जैसे बेकार लड़की की कोई जगह नहीं है। तभी अचानक सब क्लासमेट्स पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने एक चमत्कार गोल्डन लाइट सर्कल क्लासरूम के बीच में उभर आया होता है। हारू, जो कि एक टिपिकल मांगा फैन होता है, तुरंत समझ जाता है कि ये सब किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले सीन है। लेकिन वो सोचता है कि ये सब उसके बस का नहीं है, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने की कोशिश करता है, पता चलता है कि वो टाइट सील है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दरवाजा नहीं खुलता। तब तक मैजिक सर्कल पूरे क्लासरूम में फैल जाता है और सब स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसमें खींच लिए जाते हैं। हारू सोचता है कि वो इस चक्कर से बच जाएगा, तो वो एक एयर डक्ट में जंप मार देता है। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती, मैजिक सर्कल एयर डक्ट तक पहुंच जाता है और हारू भी बाकी सभी की तरह सफेद और खाली स्पेस में खींच लिया जाता है। वो इधर उधर देखता है, सोचता है कि अब शायद से कोई अगले किंग आएगा जिसके साथ कोई सुंदर से प्रिंसेस होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी भागते हुए उसके पास आता है और हाथों के इशारों से बात करने लगता है। हारू किसी तरह समझ जाता है कि उसके सारे क्लासमेट्स पहले ही दूसरी दुनिया में भेजे जा चुके हैं और उन्होंने अपनी स्किल भी चूज कर ली है। अब बूढ़ा उससे कहता है कि तुम्हें भी एक स्किल को चूज करनी होगी। हारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्किल की लिस्ट को देखता है, उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। 50 स्किल में से 43 ऑलरेडी चूज हो चुकी होती है। चीट स्किल तो गायब ही हो चुकी होती है। अब उसके पास बची होती है यूजलेस टाइप की स्किल, और उनको देखकर तो लगता है कि एक जेलीफिश भी उससे ज्यादा पावरफुल होगी। हारू गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को झटका देता है, जैसे कि कोई थैला हो। वो चीख कर कहता है कि तुम लोग स्किल को स्टॉक करके रखा करो, और अगर रख नहीं सकते हो तो इतने लोगों को समन क्यों कर लेते हो। उसका फ्रस्ट्रेशन पीक पर होता है। बूढ़ा भी गुस्से में आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। फिर कहता है कि तेरे जैसे लड़के को बेस्ट स्किल मिलने के बाद भी जिंदा नहीं बच सकते, तुम्हारा तो सर्वाइवल का चांस ही 0 है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बची हुई सारी स्किल दे देता है और उसे सीधा नीचे नई दुनिया में धकेल देता है। हारू आके फाड़ कर देखता है, उसके आसपास एक घना जंगल होता है। वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक पाउच मिलता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो उसमें अनलिमिटेड सामान रखने की कैपेसिटी होती है, एक खाली यूजफुल आइटम। लेकिन पाउच के अंदर की चीजें बिल्कुल बेसिक होती है। फिर अपने स्टेट्स को चेक करने की कोशिश करता है। तभी स्क्रीन पर 2 डाइस दिखाई देते हैं। जैसे वो उन्हें थ्रो करता है, दोनों डाइस पर M लिखा होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन सिस्टम कहता है कि सारी पॉइंट्स एक स्किल में डालने हैं। वो सोचता है कि M का मतलब कहीं माइनस तो नहीं है, इसलिए सेफ खेलता है और सब कुछ लक स्टेट में डाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि M का मतलब एक्चुअली मैक्सिमम था और अब उसकी लक स्टेट बहुत ही फुल हो चुकी है। उसके बाद उसे एक और एबिलिटी मिलती है वाइल्ड बीस्ट को टेम करने की, जो उसे इसलिए मिली है क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। वो आसपास देखता है कि शायद से कोई और क्लासमेट्स तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं होता। तब वो डिसाइड करता है कि अपना घर खुद बनाएगा। जैसे वो यूट्यूब पर देखता था कि लोग मिट्टी से घर कैसे बनाते हैं। जंगल से गुजरते हुए उसके मन में डर होता है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर सामने ना आ जाए। तभी एक और स्किल आइटम निकलता है कॉन्टैक्ट लेंस का। जैसे ही वो उसे पहनता है, उसे हर चीज के स्टेट्स दिखाई देने लगते हैं। एक काफी पावरफुल और यूजफुल स्किल होती है। वो हैप्पीली आगे बढ़ता है और आसपास के हर्ब्स ढूंढता है, वेनोम मशरूम्स और भी काफी यूजफुल चीजें जिनकी वो बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। और उसके पास तो वो पाउच भी है जिसमें जितना चाहे उतना सामान रख सकते हैं। फिर वो अपना पानी पीता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक केव मिलती है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो, और धीरे से केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर अंधेरा होता है, तो अपना लालटेन और मैजिक टेंट निकालता है और वहाँ आराम से टेंट लगा लेता है। रात तक वो फायरवुड को इकट्ठा करता है और अपनी टेम्परेचर मैजिक से आग जला लेता है, ताकि जंगल के जानवर दूर रहे। उस रात वो पहली बार चैन से सोता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके कुछ स्किल लेवल अप हो चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा थका हुआ होता है, तो बस आसपास चेक करता है कि सब कुछ सेफ है या फिर नहीं। तब उसे लगता है कि उसकी मॉन्स्टर रिपेलिंग टेक्निक्स ने काम कर दिया है। थोड़ी देर के बाद हारू को भूख लगने लगती है, तो वो फिर से आग जलाता है, अपना पैन निकालता है और मशरूम और बीफ जैरकी को सेकने लगता है, एकदम किसी कुकिंग एक्सपर्ट की तरह। खाना काफी अच्छा होता है और हारू सोचता है कि क्या वो यहाँ पर एक मसल फार्मर की तरह जी सकता है, पर फिर उसे याद आता है कि प्रोटीन पाउडर तो है ही नहीं। तो वो कैब से बाहर निकलता है और जंगल में कुछ हर्ब्स ढूंढने लगता है जो मसल्स बनाने में मदद कर सकती है। जैसे ही हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा होता है, उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो प्लांट को देखता है तो उसे कुछ गोब्लिन्स दिखाई देते हैं जो जमीन से छोटी मोटी चीजें उठा रहे होते हैं। हारू तुरंत डर जाता है और एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। गोब्लिन कुछ अजीब से गाने गा रहे होते हैं, जिसे हारू और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तब वो डिसाइड करता है कि बस और नहीं। वो अपनी लकड़ी निकालता है और वो सोचता है कि क्या सिर्फ इससे वो 2 गोब्लिन से निपट पाएगा। सेफ्टी के लिए थोड़ा सा मैजिक कार्ड लगाता है और सीधा दोनों गोब्लिन्स की तरफ भागता है। पहले गोब्लिन के सर पर जोर से लकड़ी मार देता है। एक बार मारते ही उसके अंदर नई एनर्जी आ जाती है और वो उस गोब्लिन को इतना पीट देता है कि बेचारा बेहोश ही हो जाता है। दूसरा गोब्लिन डर जाता है, लेकिन फिर भी अटैक करता है। लेकिन हारू अब अलर्ट होता है। वो आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है, उसके सर पर एक और वार करता है और एक छोटी सी मैजिक ब्लास्ट मारकर उसे भी गिरा देता है। उसके बाद हारू अपना चेहरा धो लेता
लेता है। सूरज ढलने लगता है तो वो वापिस से केव की तरफ निकल पड़ता है। आज का दिन काफी थका देने वाला था। वापिस जाकर वो फिर से मशरूम को रोस्ट करता है एकदम जंगली आदमी की तरह और अपने स्टेट्स को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी कई एबिलिटीज लेवल अप हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन वो सोचता है कि अगर गोब्लिन्स वापस आ गए और उसे केव में अकेला देख ले तो क्या होगा। ये सोचकर वो और भी डर जाता है और वो सोचता है कि थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ ताकि मन हल्का हो जाए। फिर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है और फिर से ब्रेकफास्ट में मशरूम मिलते हैं और अब वो थोड़ा सा बोर हो चुका होता है। वो सोचता है कि क्या कहीं से थोड़ा सा मीट मिल सकता है क्या। फिर याद करता है कि अगर उसने ऐसा बोला होता तो उसके क्लास के वेगन्स उसका शिकार बना लेते हैं। वो फिर से तैयार होता है, थोड़ी मैजिक से अपने स्टेट्स को बूस्ट करता है और अपनी लकड़ी हाथ में लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद उसे जमीन पर एक आइटम दिखाई देता है, लेकिन वो फिर से एक बेकार सा मशरूम ही होता है। वो उसे जमीन पर फेंक देता है और मीट ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जैसे कि मीट पेड़ों पर उगता हो। थोड़ी देर के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है अपनी मैजिक स्किल पर काम करने का। वो एक बार फिर से अपनी स्टेट्स को बूस्ट करता है और जंगल की तरफ रन करना स्टार्ट कर देता है और उसे खुद भी बहुत ही शौक लगता है, क्योंकि अब उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसका बॉडी हल्का फील कर रहा होता है और वो एकदम से फास्ट और स्मूथ मूव कर पा रहा होता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसके अटैक और भी पावरफुल और क्विक हो चुके होते हैं। वो डिसाइड करता है कि इस न्यू पावर का टेस्ट किया जाए और पास ही कुछ गोब्लिन्स मिल जाते हैं। वो बिना किसी सेकंड थॉट के एक फाइट में जंप करता है और पहले गोब्लिन को अपनी वुड से एक थप्पड़ जैसा स्मैक कर देता है। फिर दूसरे के हेड पर भी एक बहुत ही जोर का शॉट मार देता है। ये देखकर बाकी गोब्लिन्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसमें से एक जैकेट गोब्लिन कब ले आता है। हारू अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बुशेस में छिप जाता है जैसे कोई छोटा डरा हुआ बच्चा हो और वहाँ से चुपके से निकल जाता है। उसका बस हो गया होता है फॉर द डे। तो वापिस से केव में लौट आता है। केव में जाकर वो सोचता है कि आज क्या किया जाए और बेडरूम में कुछ डाई प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर देता है। लिटरली एक का टेबल बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो काफी प्रो हो चुका होता है और एक स्टूल और कॉफी टेबल सक्सेसफुली असेंबल कर लेता है। अब उसको अपनी केव की सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ती है, तो वो केव के एंट्रेंस पर एक वुडन गेट इंस्टॉल कर देता है ताकि बिना उसकी परमिशन के कोई भी अंदर न आ सके। रात में उसका पेशेंट टूट जाता है क्योंकि बिना मीट के रहना मुश्किल हो रहा था, तो वो छोटा मोटा हंटिंग करने के लिए निकल जाता है। किस्मत उसके साथ होती है और एक रैबिट दिख जाता है जो कि जंगल में भाग रहा होता है। हारू एक वाइल्ड कैट की तरह उसे पकड़ लेता है और उसकी स्माइल एक मोस्टर जैसी हो जाती है। मीट का सोच कर ही वो बहुत ही खुश हो रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की प्रेजेंस फील होती है और वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। अराउंड देखते ही उसकी आंखों के सामने बहुत ही शौक हो जाता है। उसके सामने वही डेलिकेंट्स आ रहे होते हैं जिनके साथ वो कभी डील नहीं करना चाहता। वो तुरंत एक बार फिर से बुशेस के पीछे छिप जाता है और साइलेंटली वॉक अवे करने लगता है। बट तभी उसकी इडियट सेंस फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अपनी स्पेशल साइट एबिलिटी का यूज करता है जो कि उसे आसपास का सब कुछ क्लियरली दिखाने लगती है। उसे दिखाई देता है कि एक साइड से क्लास थॉट्स आ रही है और दूसरी तरफ से सेम आंख इंजॉयर्स और क्रीपी नट्स। और तभी उसका मूड और खराब हो जाता है। उसका मन करता है कि कुछ भी हो जाए इन सब से दूर रहना है। और तभी वो देख लेता है क्लास प्रेसिडेंट के लीड में आ रही वेगन गर्ल को। वो तुरंत बनी को छोड़ देता है और वो सोचता है कि क्या उसे उस क्लास प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा अच्छी रही है और वो उसे फर्स्ट ग्रेड से जानता है। बट फिर उसके अंदर का अलोन वॉरियर जाग जाता है और वो अपने आप को फोर्स करता है कि नहीं, अब वो किसी का फॉलोवर नहीं बनेगा, वो खुद का बॉस है और इस वर्ल्ड को अकेला ही कॉन्क्यूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू अपने अकेले लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही खुश हो जाता है और आवाज कर देता है। ये आवाज तुरंत डेलिकेंट ग्रुप सुन लेता है। हारू डर जाता है कि कहीं वो लोग उसे पकड़कर वेज ना ले दे, इसलिए वो तुरंत बुशेस के अंदर ही छुप जाता है। तभी उसमें से एक घमंडी लड़का कुछ गड़बड़ महसूस करता है और बुशेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त एक खरगोश आ जाता है जो कि हारू को बचा लेता है और डेलिकेंट्स उसे इग्नोर करके बोर होकर वापस चले जाते हैं। हारू उनके पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां वो सब बैठकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं जो कि आम लड़के करते हैं। हारू उनके फादरलेस बिहेवियर को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कभी भी ऐसे लड़कों के जाल में नहीं आएगी। तभी उसकी नजर पड़ती है उन डेलिकेंट्स के एक नड लड़के टेनिका को पकड़ कर रखा होता है और उसे गूगल की तरह अपने ट्रेड स्किल का यूज करके आंसर निकलवा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब उस पर स्ट्रीम की तरह बाकी क्लासमेट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हारू उन सब में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए वो वापस से अपनी केव में आ जाता है और कुछ मशरूम्स पकाकर अपने स्टेट्स को चेक करता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी लोनर स्किल लेवल अप हो गई है, क्योंकि उसने अपने क्लासमेट से दूर रहने का चूज किया। लेकिन फिर भी उसका लेवल सिर्फ 3 ही था और ये शायद से उसकी दूसरी स्किल मास्टर ऑफ नॉन की वजह से था। मतलब वो किसी एक स्किल में मास्टर नहीं बन सकता, लेकिन साथ ही वो थोड़ा थोड़ा हर चीज में अच्छा है। उसकी एक और स्किल ब्लॉक हार्ट थी, जो कि उसके लिए एक पजल जैसी थी, क्योंकि सुनने में बस वो एक गाली की तरह लग रही थी। हारू अपना स्ट्रेस खाने में निकालता है, जैसे एवरेज अमेरिकन गर्ल्स करती है, और फिर सो जाता है। रात को उसे नींद नहीं आती क्योंकि बार बार कोई बहुत ही शोर कर रहा होता है। हारू सोचता है कि शायद से डेलिकेंट्स ही होंगे और चेक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर उसे नट्स गोब्लिन के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनकी फाइटिंग देखकर लग रहा होता है कि जैसे उनको मार्शल आर्ट्स का पूरा ज्ञान हो, जिसे देखकर हारू हंसता है और वो सोचता है कि इसे इन गधे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब उनके स्टेट्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन सब के पास चीट स्किल है
है जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और उनका लेवल भी उससे कई गुना हाई है। उसे याद आता है कि उसकी क्लास में सभी टॉप स्टूडेंट्स हैं, कोई एथलीट है, कोई जीनियस नर्ड है और कुछ सेलिब्रिटी के बच्चे भी हैं। सिर्फ वो ही एक एवरेज इंसान है इस क्लास में। ये सोचकर हारू डिसाइड करता है कि नर्ड्स अपना खुद का ध्यान रख लेंगे और वो वापस से सो जाता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है जो कि उसे तुरंत अलर्ट मोड में ले जाती है। सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पर हारू अपने पीछे मुड़ता है और वो देखते है कि दो गॉब्लिन्स चुपके से नर्ड के पीछे घुस रहे होते हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े क्लब्स होते हैं और वो सीधा अटैक करने वाले होते हैं। हारू को नर्ड्स पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो तुरंत अपनी मोटी सी लकड़ी लेकर दोनों गॉब्लिन्स को एक ही स्विंग में उड़ा देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरते हैं। नर्ड्स पलट कर देखते हैं और हारू को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया भी करते हैं। हारू उन्हें अपनी केव की तरफ ले आता है। केव को देखकर नर्ड्स और भी शौक हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है। उसके अंदर हर तरह के यूजफुल आइटम होते हैं। नर्ड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर हारू ने ऐसी केव को सेटअप कैसे कर ली और मजे की बात ये होती है कि अंदर एक भी एनीमे बॉडी पिलो नहीं होता। नर्स उससे पूछते कि तुमने ये सब कैसे किया। हारू उन्हें बताता है कि उसके पास अर्थ मैजिक और कुछ और भी लो लेवल की मैजिक स्किल है जिनसे उसने ये सब सेटअप किया। फिर हारू उनसे पूछता है कि बाकी क्लासमेट्स कहाँ पर हैं। ये सुनकर सब नर्स बहुत ही चुप हो जाते हैं। ग्लासेस वाला नट नीचे देखकर फाइनली हारू को बताता है कि वो सब लोग अभी भाग रहे हैं। हारू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तब नट समझाता है कि जिस दिन सबको नए वर्ल्ड में भेजा गया था सब बहुत ही शौक में थे, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन नर्स को तुरंत समझ में आ गया कि एक अलग ही अल्टरनेट वर्ल्ड है जहाँ उन्हें चीट स्किल मिली है, इसलिए उन्होंने सिचुएशन को समझकर अपना फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसके बीच एस वाले बच्चे चिल्लाने लगे और कुछ लड़कियां बोर हो रही थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबको शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेलिक्वेंट्स को लगा कि नर्स को सब कुछ पता है और उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो उनकी पिटाई करेगा। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही एक बड़े ग्रुप का गोब्लिन ने उन सभी को घेर लेता है। ये देखकर लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती है और डेलिक्वेंट्स भी एकदम से डरे हुए बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं और कोने में जाकर चिपक जाते हैं। लेकिन यही वो मोमेंट था जिसका हर नर्ड जिंदगी भर इंतजार करता है। नर्स ने तुरंत अपना कंट्रोल ले लिया। उन्होंने अपनी एबिलिटीज का यूज करके और फैंटेसी वर्ल्ड्स का ज्ञान लगाकर इजीली गोब्लिन को हरा दिया। थोड़े एवरेज सामसिले फैन ने भी उनकी मदद की और सबने मिलकर उस एरिया के सारे गोब्लिन को मार गिराया। लड़ाई खत्म होते ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने फिर से सबको लीड किया और उन्होंने नदी के किनारे एक ओपन जगह ले आई जहाँ वो आसानी से किसी भी डेंजर को देख सकते थे। उसके बाद नर्स ने सबको बेसिक समझाया और सबने मिलकर अपने कैंप को सेटअप किया। क्लास रेप ने हर किसी के बीच में काम को बांट दिया ताकि ग्रुप स्मूथली चल सके। सब कुछ ठीक हो सकता था अगर पूरी क्लास एक यूनिट बनकर काम करती, लेकिन असल में सब अलग ही निकले। सबसे पहले लड़कियां ही तैयार हो गई कि उन्हें टेंट लगाने और काम करने का कोई शौक नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता अलग निकालेंगी। उनके पीछे डेलिक्वेंट्स ने भी ग्रुप को छोड़ दिया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन वो फेल हो गई और धीरे धीरे पूरी क्लास टुकड़ों में बट गई। हर एक ग्रुप का अपना अलग रास्ता पकड़कर चला गया। इस सब के बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास सिर्फ नर्स और कुछ स्टूडेंट्स बचे जो टीम बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी सब इनकम्प्लीट थे। इसलिए सारा काम नर्स के ऊपर आ गया, चाहे गोब्लिन से लड़ना हो या कैंप को सेव रखना। नर्स रिस्पॉन्सिबल बन गई थी। नर्स अपना लेवल भी जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि दो डेंजरस स्किल ऐसी है जो कि बाकी सब पर कंट्रोल कर सकती है। और अफसोस की बात ये होती है कि वो दोनों स्किल डेलिक्वेंट्स के पास चली गई थी जिन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था और उन स्किल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने मैजिक रेजिस्टेंस को हाई लेवल तक अपग्रेड करना। डेलिक्वेंट्स ने भी ये बात को समझ ली और उन्होंने अपना लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके कंट्रोल स्किल सब पर काम कर सके और उस सब पर राज कर सके। नर्स ने अपना ये प्लान क्लास रैप को बताया और उसने डिसाइड किया कि वो भी ट्रेनिंग करेगी और अपना लेवल बढ़ाएगी। कुछ दिनों के अंदर ही डेलिक्वेंट्स ने माइंड कंट्रोल स्किल को सीख ली और तभी उन्हें क्लास रैप नियरली बाय मिल गई। उन्होंने तुरंत उस पर स्पेल का यूज करने की कोशिश की लेकिन क्लास रैप अपने ही प्लान में थी। उसने तुरंत उन्हें शॉक देकर नीचे गिरा दिया। बाद में नर्स ने उन डेलिक्वेंट्स को कैंप तक वापस खींच कर लाया जहाँ उनकी सारी प्लानिंग सामने आ गई। सबने डिसाइड किया कि डेलिक्वेंट्स को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये लूजर वापस से आए और अपनी ही क्लास पर अटैक करने लगे। उन्होंने कैंप को अलग कर दिया और नर्स का पीछा करने लगे ताकि उन्हें सबक सिखा सके। पूरा कैंप तबाह हो गया क्योंकि कोई भी डेलिक्वेंट के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये देखकर नर्स का दिल टूट गया क्योंकि कैंप बनाने में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और ऊपर से लड़कियां भी नर्स पर इल्जाम लगाने लगी थी कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि नर्स को डेलिक्वेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए था। जब नर्स अपनी बातों का प्रूफ नहीं दे पा रहे थे तो पूरी क्लास उनके खिलाफ हो गई। सिर्फ क्लास रेप ही उनके सपोर्ट में आई, लेकिन माहौल इतना awkward हो गया था कि नर्स ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना रास्ता अलग करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर हारू एकदम से शॉक हो गया। उसने नर्स को जोर से गले लगाया और बोला, तुम लोग असली हीरो हो यार, और फिर सबको ट्रीट देने का डिसाइड किया। रात भर उन्होंने श्रोम्स खाए जैसे कि माइक टायसन पॉडकास्ट पे स्नैक्स खा रहे हो। अगली सुबह हारू ने उनको एक बैग श्रोम्स का दिया और अलविदा कहा। नर्स ने उससे पूछा, क्या तुम हमारे साथ एडवेंचर करने के लिए टाउन चलोगे, क्योंकि तुम हम में से सबसे ज्यादा मैच करते हो। लेकिन हारू ने तुरंत मना कर दिया और बोला, मैं लोनर हूँ और मुझे अकेला ही रहना पसंद है, और लिटरली उन्हें कुत्ते जैसा दौड़ाकर भगा दिया। वापस जाते वक्त उसने सोचा कि अपने बाकी के क्लासमेट्स को चेक करे, खासकर क्लास रैप को। लेकिन रास्ते में उसका टकराव एक रैबिट वुल्फ से हो गया। वुल्फ ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया, लेकिन हारू ने अपना डंडा उसके सर पर बजा दिया और बेचारा वुल्फ एक ही हिट में गिर गया। हारू अलग दौड़ गया। रात होते होते उस एरिया तक पहुंच जाता है। उसके क्लासमेट्स कैंप करके बैठे थे, लेकिन अब वहाँ पर बस जले हुए लकड़े और कैंप के कुछ रेमेंस ही
बचे थे। उसने तुरंत अपनी ट्रैकिंग स्किल की यूज की और फुट स्टेप को फॉलो करने लगा और तभी उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ वॉइस उसकी तरफ सीधा आ रही है। हारू ने छुपने की कोशिश की लेकिन वो उसे देख लेती है और चिल्लाती है, रुक जा। हारू बिना पीछे देखे भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि नेवर स्टिक योर माइंड इन क्रेजी। लेकिन होश ने उसे रोका और पूछा, नर्स कहाँ पर है? हारू ने हंसी में जवाब दिया, क्या अब भी तुम उनसे काम करवाना चाहती हो? लेकिन होश चुप करा देती है और वो कह देती है कि उन्हें अपनी गलती का बहुत ही एहसास हो गया है। हम अभी तक जिंदा रह पाए सिर्फ नर्स की वजह से ही। हारू ने उनसे कहा, अब जाने दो। तो वो अब तक काफी दूर निकल चुके होंगे। तुम लोग उनका पीछा तभी कर सकती हो अगर रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को खुश करना आता हो। उसने उन्हें वॉर्न किया कि अगर वो नर्स के पीछे भाग गई तो बस बेकार में मरेंगी। लेकिन उसके सरप्राइज में होइस रोने लगी और चिल्लाने लगी कि उन्हें बस नर्स से माफी मांगनी है। ग्रुप की कैप्टन ने नर्स से लिटरली भीख मांगी, प्लीज हमें सिखा दो कैसे सरवाइव करें जब तक कि हम नर्स को ढूंढ नहीं लेते। और साथ ही साथ उसने एक शेडी प्रॉमिस भी कर डाला, अगर तुम हमें ट्रेन करोगे तो तुम्हें मिलेगा सुपर अल्ट्रा गेस 2000। हारू सोचता है कि ये क्या बकवास है लेकिन फिर भी मान जाता है। अगली सुबह होइस उसके पीछे एकदम से लॉस्ट पपीज की तरह चलती है और जो भी मॉन्स्टर हारू मार देता है वो तुरंत उस पर लूट पड़ देती है जैसे उन्होंने खुद शिकार किया हो। एक लड़की को चोट लग जाती है तो हारू उसे अपना पोषण देता है लेकिन वो बेवकूफ समझ नहीं पाती है और वो सोचते कि ये शैंपेन है और बिना सोचे समझे पूरा का पूरा पोषण हारू के ऊपर छिड़क देती है। हारू एकदम से परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि बस यार अब वापस अपनी केप में लौट कर चैन से सोऊंगा। तभी उसके सामने क्लास रेप आ जाती है और उसे देख लेती है। हारू एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तभी क्लास रेप उसे देखकर खुश हो गई होती है कि उसका नाम पुकारने लगी। लेकिन हारू अपने ख्यालों में इतना घुस गया होता है कि उसने ध्यान तक नहीं दिया। अंत में क्लास रेप ने जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान खींच लिया। हारू बहुत ही हैरान हो गया कि क्लास रेप बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहे थे, क्या मुझे अब मौका मिलेगा स्कोर करने का या फिर से वो डेलिक्वेंट्स का आ जाएगा। लेकिन क्लास रेप को उसका लेट नाइट गर्ल के साथ घूमना जरा भी पसंद नहीं आया। उसने सीधा पूछ लिया, क्या बात है हारू, ये इंस्टाग्राम वाली थॉट्स तेरे साथ क्यों घूम रही है? हारू तुरंत क्वेश्चन को डॉज करने लगा लेकिन बाकी लड़कियां उसे घूर घूर कर देखने लगी जैसे उसे अभी जिंदा खा जाएगी। क्लास रेप ने उसे वहीं रुकने को बोला और सीधा उन लड़कियों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। हारू के दिमाग में था ही क्या, उसे ना तो इन थॉट्स का कोई सर्विस चाहिए थी और ना ही वो इनके ड्रामे में पढ़ना चाहता था। वो बस अपना अकेला लाइफ स्टाइल में अकेला रहना चाहता था। लेकिन मजबूरी में उसे बैठना पड़ा जबकि लड़कियां अपनी फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रही थी। बोरेड होकर हारू ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा मैजिक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। उसने अपने अर्थ मैजिक से कुछ स्पेल को चैंट किए लेकिन गलती से उल्टा हो गया और बेचारा खुद ही जमीन के नीचे अटक गया। क्लास रेप थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गए लेकिन अपना स्ट्रॉन्ग पुल आउट गेम दिखाने लगी और उसने आसानी से हारू को खींचकर बाहर निकाल लिया। अब उसके दिल में थोड़ा सा भरोसा आ गया कि हारू असल में हार्मलेस है। उसने सोचा बस इसने इन थॉट्स की हेल्प इसलिए की थी ताकि बदले में थोड़ा फ्री सर्विस मिल सके। इसे तो बस एक बिजनेस डील समझा जा सकता था। इस बात को मानकर क्लास रेप और उसकी गर्ल्स गैंग ने हारू से माफी मांगी और उन्होंने उसकी बुराई की थी। लेकिन हारू का इन सब में जीरो इंटरेस्ट था। उसका मन बस अपनी केव में लौटकर अपने लकड़ी के साथ अकेला टाइम स्पेंड करने का था। जैसे ही उसने घर का जिक्र किया लड़कियों का इंटरेस्ट एकदम से हाई हो गया। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, वेट क्या तुम यहाँ पर जन्म लिए हो? हारू ने सोचा और बोला, नहीं मैं बस तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया था। बस फ्री टाइम था तो मैंने सोचा अपना घर बना लूं। ये सुनकर गोल्ड ड्रैगन गैंग ने तुरंत अपना सीक्रेट मीटिंग शुरू कर दी और फिर क्लास रेप ने सीधा सवाल पूछा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? हारू ने थोड़ा कैलकुलेट करके बोला, लगभग 220 लोग आराम से आ जाएंगे और अगर थोड़ा फर्नीचर और बाथ हाउस हटा दो तो और भी ज्यादा। लड़कियां ये सुनकर हिल गई। बाथ हाउस उनके लिए ये एकदम लग्जरी था। क्लास रेप चिल्लाई, मतलब तुम ऐस में रह रहे हो और हम बियर ग्रिल्स जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। अंत में क्लास रेप ने अपनी हिम्मत जोड़कर हारू से पूछा, क्या हम एक रात तेरे घर पर रुक सकते हैं? ये सुनकर हारू का दिमाग एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके दिमाग में तुरंत बहुत ही गंदी गंदी फैंटेसीज चलने लगी जिसमें की लड़कियां बहुत ही छोटे छोटे ड्रेस पहने हुई सामने थी। लेकिन क्लास रेप ने तुरंत जोर से डांटा, ओए स्कैंडिलियस, सोचना बंद कर दे। और बस फिर सब जंगल के रास्ते हारू के पीछे चल दिए। हारू ने अपनी गूगल मैप्स जैसी ट्रैकिंग स्किल को ऑन की और रात के अंधेरे में इजिली रास्ते चलने लगा जबकि बाकी लड़कियां एक एक कदम उठाने में तकलीफ झेल रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लंबे वक्त तक चलने के बाद आखिरकार वो सब उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी सांस फूलते हुए उसके घर के अंदर आते हैं और उनका स्वागत करता है अपने बिल्कुल ही सिंपल ना होने वाले घर में। जैसे ही वो अंदर आते हैं सभी लड़कियां उसके घर के लग्जरियस के सामान को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। हारू सोचते हैं कि क्या इसने हैरम बनाने का प्रोसेस लास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब आता है जब वो लड़कियां बाथरूम देखती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कपड़े उतार देती है। वो सभी लड़कियां एक साथ बाथरूम के अंदर चली जाती है और नहाने लगती है जबकि हारू बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि शायद से जंगल की लाइफ ने उसकी फेमिनिटी को तोड़कर उन्हें बिल्कुल ही सेवेज बना दिया है। फिर हारू डिसाइड करता है कि अब रात काफी हो गई है और अपना टेंट में ही जाकर आराम करे। उसे अपना पर्सनल स्पेस मिलकर काफी खुशी होती है लेकिन उसकी शांति तोड़ देती है क्लास रेप जो कि उसके टेंट में आ जाती है और नॉन स्टॉप बोलने लगती है कि कैसे दूसरे लड़कों ने उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया, कैसे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़कियां अपने स्टैनी कप्स और आइस्ड पंपकिन स्पेस लेट के बिना सर्विस कर रही थी। लेकिन हारू का घर उसके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत लेकर आया था। हारू उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया सभी को मोटिवेट करके और उन्हें प्रोटेक्ट करके। तुम्हें खुद को उन वीर जैसे लोगों से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं
नहीं है जो कि सारी जिंदगी इस उम्मीद में काम करते रहते हैं कि एक दिन अल्टरनेट वर्ल्ड में जाएंगे। ये सुनकर क्लास रेप उसका शुक्रिया करती है और घर के अंदर चली जाती है जहाँ सभी लोग चैन की नींद से सो जाते हैं। हारू अपने टेंट से बाहर निकलकर वीड जलाता है और लड़कियों के बारे में सोचता हुआ प्रोटीन शेक बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है। अगली सुबह वो उठता है और मन ही मन में दुआ करता है कि कोई उसके टेंट में ब्लैक लाइट न डाले। तभी उसको अपने टेंट में एक पर्पल हेयर वाली लड़की दिखाई देती है। हारू सोचता है कि कहीं ये वही अलबामा वाली स्टेप से सीन तो नहीं है, लेकिन वो लड़की असल में उसकी एक क्लासमेट निकलती है। वो हारू से कहती है कि ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि उन्होंने मशरूम और फिश बनाई है। ये सुनकर हारू इतना हैरान हो जाता है कि गलती से उसका सर उस लड़की के सिर से टकरा जाता है। फिर वो तुरंत बाहर भागकर मछली को भूखे भेड़ियों की तरह खाना शुरू कर देता है। क्लास रेप उसको देखकर पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुमने पहली बार मछली को देखी है। हारू गुस्से में बोलता है कि चुप रहो, मैं हर दिन नदी पर जाता हूँ, वहीं पर बैठकर फिशेस देखता हूँ, जबकि उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ और ये बहुत ही गंदे मशरूम खा रहा हूँ कितने दिनों से मैं। क्लास रेप फिर पूछती है कि अगर तुम हर दिन मछली देखते हो तुमने कभी उन्हें पकड़ा क्यों नहीं। हारू हंसकर कहता है कि ओ फिश, कल रात तो मेरी टाइमिंग से भी बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, इसलिए पकड़ना मुश्किल है। फिर वो पूछता है कि तुमने ये मछलियाँ कैसे पकड़ी। क्लास रेप कहते हैं कि हमें स्लिपरी चीजों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है और ऊपर से हमारे पास मैजिक भी है। तभी एक लड़की उसे दिखाती है कि वो अपने लाइटिंग मैजिक का यूज करके कैसे फिश को सोक करके पकड़ती है। ये देखकर हारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि मुझे एक बार और दिखाना। वो लड़की फिर से एक लाइटिंग बॉल बनाती है, लेकिन इस बार हारू उसके पास जाकर उस लाइटनिंग को ही एक प्लास्टिक क्यूब के अंदर कवर कर लेता है और उसे पानी में फेंक देता है और तभी सारी फिशेस एक बार में ही मर जाती है। सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर हारू लाइटिंग मैजिक भी सीख लेता है और ये देखकर वो खुद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन हारू उन्हें बताता है कि अपनी पैकिंग मैजिक की मदद से वो एलिमेंटल मैजिक भी सीख सकता है। ये सुनकर क्लास रेप सोचती है कि ये तो बिल्कुल एक चीट स्किल लग रही है, लेकिन हारू उससे कहता है कि जो बूढ़ा खुद को गॉड बोलता था उसने मुझे बस बेकार सी एबिलिटीज दी थी और ये बस एक लूप होल है जो मुझे बाद में समझ आया जब तुम सब पानी में खेल रही थी। फिर हारू क्लास रेप से पूछते है कि अब उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। रैप कहते हैं कि वो लोग पहले पास वाले सिटी जाएंगे और वहाँ पर अपना काम ढूंढेंगे। हारू थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि अभी तो तुम सब उतने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नहीं हो जितना कि सोचती हो, तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। और ये सुनकर लड़कियां इरिटेट हो जाती है, उन्हें लगता है कि स्किम्पी क्लॉथ पहन लेने से वो बहुत ही पावर मिल गई है उन्हें। लेकिन हारू को पता होता है कि असल में ये सब बेकार की लड़कियां हैं जिनके अंदर कोई भी स्किल नहीं है। क्लास रेप फिर हारू से पूछती क्या उनका लेवल बढ़ाने में हेल्प करेगा। हारू तुरंत हाँ कह देता है और उनकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। जब हारू उनके लेवल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से सबसे कम लेवल वाली भी उससे ज्यादा है, उसका लेवल 16 होता है जबकि उसका खुद का लेवल सिर्फ 7 पर होता है। ये देखकर हारू सोचता है कि मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा जब ये ऑलरेडी मुझसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी पीछे बुशेस में से कुछ आवाज आती है। हारू उनका ध्यान उधर दिलाता है और कहता है कि एक ग्रुप वुल्फ छुपकर उनका वेट कर रहे हैं ताकि उनके जूसेस पीसेस पर हमला कर सके। हारू उन लड़कियों को रेस्ट देने के लिए कहता है अब तुम लोग इन वुल्फ से लड़ाई करो। लड़कियां कॉन्फिडेंट फील करती है जैसे कि मॉडर्न एरा की इम्पावर्ड वीमेन है, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है सभी लड़की यूजलेस निकलती है और वुल्फ से बुरी तरीके से पिट जाती है। इस बेइज्जती के बाद सब लड़कियां हीरो के टेंट में आ जाती है और अपने फ्यूचर के प्लान सोचने लगती है। क्योंकि इनके पास कोई भी खास स्किल नहीं होती है तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे होते हैं, या तो किचन में वापस जाए या फिर एक सुगर डैडी चुन ले। क्लास रैप कहते हैं कि रिच मैन ढूंढना इजी होगा और बाकी सभी उसकी बात मानकर इम्पावर्ड फील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह वाली पिंक हेयर वाली लड़की हारू से माफी मांगती है कि वो बिना परमिशन के उसके टेंट में आ गई थी। उसका कहना था कि वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती कि हारू एक हार्मलेस बंदा है और उन डेलिक्वेंट्स जैसा नहीं है। हारू कहता है कि इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है और फिर अपने टेंट में सो जाता है। अगली सुबह हारू उठकर फिर से फिश का मजेदार ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन खाना खाते वक्त उसके कान में पड़ता है कि कुछ लड़कियां जंगल में वापस जा रही हैं ताकि अपने सो कोड वुमेनली चार्म से वुल्फ को हरा सके। लेकिन क्लास रैप समय पर उन्हें रोक देती है और कहती है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है जहाँ पर ये सब गोब्लिन से लड़ाई करने लगती हैं ताकि अपने लेवल्स बढ़ा सके। ट्रेनिंग के बावजूद ये लड़कियां इतनी बेकार निकलती है कि इन्हें देखकर गार्बेज ट्रक भी रिफ्यूज कर देगा। वुल्फ के अगेंस्ट फाइट में ये सब एक एक करके हार जाती है। लेकिन कुछ और ट्रेनिंग के बाद रीमैच का दिन आता है। इस बार वुल्फ अपने आप पर काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और लड़कियों को चिढ़ाने लगते हैं। हारू सोचते है कि शायद से ये बात इन लड़कियों को मोटिवेट करेगी, लेकिन कुछ लड़कियां तो लड़ाई के टाइम में सो रही होती है और कुछ बेकार एक्सक्यूज ढूंढ रही होती है ताकि उन्हें फाइट ना करना पड़े। पर हर कोई यूजलेस नहीं होता। पिंक हेयर वाली लड़की इन्विटेटिव लेती है और उसको देखकर कुछ और लड़कियां भी ज्वाइन कर लेती है। एक्सक्यूजन थोड़ा सा वीक होता है लेकिन फिर भी वुल्फ को आसानी से हरा देती है। इसके बाद सब सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी शुरू होती है। हारू साइड में लेट कर सोचता है कि शायद से अब इसका काम इन लड़कियों के साथ खत्म हो गया। लेकिन क्लास रेप उसके पास आती है और पूछती है कि अब हम कब नियर बाय टाउन के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर हारू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी कहीं जाने का प्लान नहीं बनाया था। लेकिन ये सब लड़कियां इतनी जिद्दी निकलती है कि उसे मजबूरन सिटी के लिए उसके साथ जाना पड़ता है। अगली सुबह हारू पिंक हेयर वाली लड़की के साथ अपना सामान पैक करने लगता है। क्लास रेप सभी को एक पेप टॉक देती है और उसका ध्यान हारू की तरफ जाता है जो अपनी छोटी सी बैग में हर एक चीज को भरने की कोशिश कर रहा होता है। क्लास रेप उससे कहती है कि तुम इतना सामान नहीं उठा सकते। काफी आर्ग्यू करने के बाद हारू फाइनली डिसाइड करता है कि अपना ज्यादा सामान छोड़ दे और पिंक हेयर वाली लड़की से कहता है कि तुम कहीं और रुक कर इसे देखना। ये सुनकर क्लास रेप बहुत ही हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हम पिंकी को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। एक फाइनल चेक करने के बाद सब कंफर्म करते हैं कि उनके पास जरूरी आइटम्स हैं और फिर वो अपने नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। हारू खुला जंगल देखकर सोचता है कि अब सफर में उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। वो क्लास रेप से कहता है कि अगर हमें इस जंगल से आजाद निकलना है तो हमें हमेशा एक साथ रहना होगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसी रात जब बारिश स्टार्ट होती है उन्हें एक क्लासमेट जो कि अकेला छोड़ गया था वो अंधेरी जंगल में भाग रहा होता है, रोड्स और पत्थर पर गिरता
उड़ता हुआ वो किसी छुपे हुए अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो नीचे गिर जाता है और पलट कर उसे क्लोक्ड अटैक को देखता है। डर के मारे उससे भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास एबिलिटीज नहीं है जो कि तुम ढूंढ रहे हो। पर अटैकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिना किसी वार्निंग के उसका गला दबा देता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता है। अटैकर जंगल में फिर से निकल पड़ता है अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए। अगली सुबह हारू और लड़कियां जंगल के सफर को आगे बढ़ाते हैं और हारू रियलाइज करता है कि उसे हमेशा इन लड़कियों के साथ रहना होगा ताकि उन्हें उन डेलिक्वेंट से बचाया जा सके जो कि अभी भी इनके पीछे हैं। ये सब डिसाइड करते हैं कि जंगल में रुकना सेफ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकलना होगा। लेकिन रास्ते में एक खाली प्लॉट क्रॉस करते हुए उनका सामना होता है एक जाइंट ऑर्क से, जिसके हाथ में एक मैसिव क्लब होता है। हारू तुरंत लड़कियों को कहता है कि तुम सब पेड़ के पीछे छिप जाओ, मुझे तुम्हें चोट नहीं लगने देनी। साथ ही ऑर्डर देता है कि ध्यान से देखना, साइज से सर्वाइवल के बारे में तुम्हें कुछ भी सीखना होगा। हारू और के सामने खड़ा हो जाता है और अंदर ही अंदर साइज कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे पता होता है कि साइज का कोई काम नहीं होता, असली खेल होता है स्पीड का। इसलिए वो और की स्लो मूवमेंट्स का फायदा उठाता है और गायब हो जाता है, जिससे कि ऑर्क बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। हारू पेड़ के पीछे छुपकर सोचता है कि ये ऑर्क फिजिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब कि स्टिक से मारना बेकार होगा। उसे समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ मैजिक से काम चलेगा। वो अपने स्टेट्स को खोलता है और चेक करता है कि कौन सा स्पेल यूज कर सकता है, पर उसके पास तो सिर्फ बेसिक एलिमेंटल मैजिक ही होता है जो वो क्लीनिंग, वैक्यूम और डस्टिंग के लिए यूज करता था। इससे पहले कि वो डिसाइड करे, ऑर्क उसे ढूंढ लेता है और गुस्से में आकर पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर और अपना क्लब स्विंग करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल मेरे टॉक्सिक एक्स की तरह। लेकिन फर्क तो ये है कि हारू डॉज करने में मास्टर होता है। वो पीछे हटता रहता है और प्लान बनाता है, फिर वो और के पीस साइज्ड ब्रेन का फायदा उठाता है, कुछ फैंसी मूव करता है और पीछे से जाकर उसके पैर पर स्टिक से धमाका मार देता है। ऑर्क धीरे धीरे गिर जाता है और लड़कियां जो कि पेड़ के पीछे छिपकर देख रही होती है शौक में आ जाती है कि एक बड़ा ऑर्क इतनी आसानी से गिर गया। हारू खुद भी बहुत ही शॉक्ड होता है क्योंकि नर्स ने बोला था कि ऑर्क फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। लड़कियां इरिटेट हो जाती है क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हारू ने तो मैजिक का यूज किया ही नहीं होता। हारू उनसे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि अगर अगली बार ऑर्क आएगा तो उसे अपनी मैजिक से ही हराएगा। ज्यादा देर नहीं लगती और अगली ओपोनेंट आ जाती है। एक बेचारा ऑर्क अपने ऐसी टॉयलेट की तरफ वॉक कर रहा होता है। हारू लड़कियों को इम्प्रेस करने के मूड में होता है और अपना अनलिमिटेड ऑरा दिखाता है। उसके हाथ में एक छोटी सी फायर बॉल बन जाती है। हारू सोचता है कि शायद से ये वीक होगी क्योंकि वो पहली बार यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोप चिल्लाता है और फायर बॉल फेंकता है, वो ऑर्क के फेस पर एक्सप्लोड हो जाती है और उसे ही हेडशॉट में खत्म कर देता है। लड़कियां फिर से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे ओवर पावर से और शो ऑफ से कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन फिर भी दिन काफी सक्सेसफुल रहता है। रात होते ही सब कैंप फायर बनाते हैं और अपने नेचुरल जॉब्स पर लौट आते हैं, मतलब कि किचन बनाना और खाना पकाना। उधर हारू ट्रैप्स लगाने में बिजी रहता है ताकि उनका टेंट मॉन्स्टर्स या किसी भी दूसरे एनिमी से सेफ रहे। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। हारू तुरंत एक्शन में आ जाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये डेलिकेंट्स होंगे, लेकिन जब वो देख पाता है कि ये तो ह्यूमंस है, वो बहुत ही रिलैक्स करता है। ये एक्चुअली जोक्स होते हैं जो कि जंगल में क्रेटिन ढूंढने के लिए निकले होते हैं। डेलिकेंट्स के कंपैरिजन में ये लोग काफी अच्छे निकलते हैं। ये हारू को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि वो लड़कियों को वार्न करने के लिए आए हैं एक खतरनाक एबिलिटी के बारे में जो कि उन्हें अभी नहीं पता चली। हारू तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। तभी एक रिपीट जोक्स उसे बताता है कि उसका सीक्रेट एबिलिटी है हाईजैक, जो कि डेलिकेंट्स के माइंड को कंट्रोल एबिलिटी से भी बहुत ही डेंजरस है। वो कहते हैं कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। हारू सोचता है कि थोड़ा मजाक करते हैं और प्रिटेंड करता है कि उसके पास भी हाईजैक स्किल है, लेकिन जोक्स हंसकर कहते हैं कि अगर तेरे पास होती तो क्या, तो अपने घर में सूट इन ही बना रहता। हारू को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है कि एक्चुअली उसके पास एक एबिलिटी है जिसका नाम होता है सर्विट्यूड। लेकिन जोक्स मजाक उड़ा देते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी 2025 चल रहा है, सेलिब्रिटी वाली वाइब्स साउथ में भी नहीं चलते हैं। उसके बाद वो हारू को अलविदा बोलते हैं और वॉर्न करते हैं कि हाईजैक एबिलिटी वाले बंदे से बचे रहना। फिर अपने प्रोटीन शेक की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं। अगली सुबह लड़कियां वेपन ट्रेनिंग के लिए रेडी होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने मेकअप करने में होती है। तभी हारू जंगल में थोड़ा सा हल्का होने के लिए निकलता है, लेकिन उसके पीछे क्लास रैप आ जाती है। वो उसे रोक कर पूछती है कल रात कहाँ था। हारू होनेस्टली रिप्लाई करता है कि उसकी जोक से मुलाकात हुई थी जिन्होंने उसे हाईजैक एबिलिटी के बारे में वॉर्न किया। ये सुनते ही क्लास रैप का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबरा कर सिर झुकाकर माफी मांगती है कि उसने एक इंपॉर्टेंट चीज छुपाई है। लेकिन हारू कोई बेवकूफ नहीं होता, उसने पहले ही गैस कर लिया था कि क्लास रैप के पास हाईजैक एबिलिटी है। क्लास रैप बहुत ही शॉक्ड रहती है ये देखकर कि हारू इतना काम क्यों है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। हारू मस्त टोन में बोलता है कि मैं उन क्रेटिन गजलिंग नम स्कल जैसा डम नहीं हूँ, मैंने तेरी बिहेवियर से ही समझ लिया था। क्लास रैप अब भी काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि हाईजैक एक काफी स्कैरी एबिलिटी है। इसके जरिए वो किसी को भी मारकर उनकी स्किल अपने पास ले सकती है। हारू क्लास रैप को चिल करने को बोलता है और कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स ऑलरेडी डेलिकेंट्स की माइंड कंट्रोल एबिलिटी सील करने पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें हाईजैक एबिलिटी के बारे में पता होने के बाद भी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। हारू भी वैसा ही फील करता है और कहता है कि उसे काफी रिलीफ फील मिला ये जानकर कि क्लास रैप के पास ये चीट एबिलिटी है, क्योंकि उसे पता है कि वो इसे गलत काम में यूज नहीं करेगी। ये सुनकर क्लास रैप की सांस में सांस आती है और वो स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। हारू के लिए ये स्माइल इतनी डेंजरस होती है कि उसके जूसेस फ्लो होने लगते हैं और वो जंगल में दौड़ जाता है अपना मूड हल्का करने के लिए। जब वापस कैंप आता है तो अपना नट शेक बनाना स्टार्ट कर देता है जिसमें कोक का ऑप्शनल होता है। सेम रीजन और पैसे डिमांड करता है। तुरंत ही एक थोड़ा अपना बॉडी सेल करने का ऑफर देती है। हारू ऑब्वियसली हाँ बोलने वाला होता है, लेकिन क्लास रैप तुरंत उस डील को काट देती है। कोई यहाँ पर पिंप नहीं बनेगा। थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे वो नट शेक सच में चाहिए था। हारू तभी ग्रुप को वॉक करने के लिए बोलता
बोलता है ताकि उनका दिमाग फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दे। सब अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन तभी हारू एक रिवर स्पॉट करता है और क्लास रेप को बोलता है कि वो थोड़ा आगे स्काउट करने के लिए जा रहे हैं। उसे कह देता है कि तुम ग्रुप का ध्यान रखो। क्लास रेप उसे रोकना चाहती थी क्योंकि सुबह भी ये जंगल गया था और सस्पिशियस कोकोनट शेक लेकर वापस आया था, पर हारू कहाँ सुनने वाला है। वो अपने सुपर स्पीड का यूज करता है और मैजिक इन्फ्यूजन स्किल एक्टिवेट करके अपने बॉडी को हल्का कर देता है। अब वो ज्यादा निम्बल फील करता है, पेड़ से पेड़ जंप मारता है और फिर स्काई में लॉन्च हो जाता है ताकि एक बड़ा व्यू मिल सके। उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी ग्राउंड कवर कर लिया, लेकिन भूल गया एक छोटी सी बात है, लैंडिंग गियर तो है ही नहीं। रिजल्ट वो कार्टून की तरह हवा में हिलता है और सीधा जमीन पर धड़ से गिर जाता है। बरेली HP 1 के साथ बचता है। जब तक वो कैंप वापस आता है रात हो चुकी होती है। क्लास रेप उसके घाव वाले चेहरे को देखकर बहुत ही गुस्से से आ जाती है। हारू चिल मोड में कहता है कि मैं बस पेड़ से गिर गया था, लेकिन क्लास रेप चिल्लाने लगती है कि अपना सर बार बार मत मारा करो, वैसे ही तुम्हारी IQ बहुत ही लो है। यूजुअली हारू को लड़कियों की ओपिनियन से डील नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ वो उसे काम करने के लिए एक और सस्पिशियस नट शेक ऑफर करता है। क्लास रेप मना करके गुस्से में चल देती है, लेकिन तुरंत एक थॉट उसके पास आ जाती है और कहती है कि स्काउटिंग की वजह से उसका बैग अच्छे से हो गया है। हारू खुश होता है क्योंकि कम से कम उसके जंगल ट्रिप में एक फास्ट रूट तो मिल गया। अगली सुबह थोड़ा रोना धोना और पानी वाली सीन के बाद ये लोग जंगल में और कुछ और से टकरा जाते हैं। वही लड़की सबसे पहले भाग निकलती है और भागने के चक्कर में बेचारी हारू को पैर के नीचे कुचल कर निकल जाती है। फिर काफी प्रॉब्लम फेस करते हुए और जंगल में दिनों तक ट्रेवल करने के बाद ये सब फाइनली जंगल के बाहर आ जाते हैं और सामने एक सुंदर सा सिटी का नजारा देखते हैं। तभी हारू को सडनली पता चलता है कि उसके पास एक नई स्किल अनलॉक हो गई है जिसका नाम होता है एयर वॉक। हारू उस स्किल को टेस्ट करता है और उसे देखकर खुद भी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि अब ऐसे हवा में चल सकता है जैसे कि स्टेयर्स चढ़ रहा हो। क्लास रेप ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, पर हारू उसे चिल रहने को कहता है और खुद आसपास चेक करने लगता है कि कहीं कोई और डेंजर तो नहीं है। हारू हवा में काफी दूर तक चला जाता है, अपनी सर्विजन स्किल से दूर तक देखने लगता है। तभी उसे कुछ NPC दिखाई देते हैं जो कि मोस्टर से लड़ रहे होते हैं। हारू पीछे लौटकर क्लास रेप को बताता है। रैप तुरंत कहती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हारू को कंपटीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है और कहता है कि शायद से वो लोग बैंडेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्लास रेप उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो लोग बैंडेट्स नहीं है तो वो बेचारे कहीं मर ना जाए। हारू सोचता है कि ये लड़के बिल्कुल ही पागल है, इसलिए उन्हें चिल रहने को कहता है और खुद अकेला ही चेक करने के लिए निकल जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि NPC बहुत ही दूर होते हैं। हारू अपनी स्मार्टनेस का यूज करता है और अलग अलग स्पेल को कंबाइन करके अपनी बॉडी को हल्का कर लेता है और विंड मैजिक से बूस्ट करता है। फिर एयर वॉक यूज करके हवा में स्टेप्स के जरिए स्पीड बढ़ा लेता है और जंप मारते मारते निकल जाता है। ये प्लान बहुत ही परफेक्ट काम करता है और हारू को समझ में आ जाता है कि अब वो बड़े आसानी से दूर तक ट्रेवल कर सकता है। पर मुसीबत तब आती है जब क्लास रेप उसी कोप को पकड़ लेती है और उसकी मैजिक में खींच जाती है। ज्यादा वेट होने पर और ब्रेक्स कंट्रोल ना कर पाने की वजह से हारू सीधा NPC के पास क्रैश लैंड करता है। इस एंट्री का रिजल्ट ये होता है कि मोस्टर तुरंत मर जाते हैं और क्लास रेप बेचारी बेहोश हो जाती है। NPC उन्हें देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों अजीब लोग कौन है। NPC अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम होता है गेट और टी। वो बताते हैं कि वो एक क्विस्ट के लिए आए थे मोस्टर को मारने, पर वो क्लियरली उसे हार रहे थे। अगर हारू नहीं आता तो वैसे ही मर जाते हैं। उनके ग्रुप की लड़कियां तुरंत अपना हीलिंग मैजिक का यूज करके एक दूसरे को हील करना स्टार्ट करती है और फिर अपना कार्ड्स रिपेयर करने लगती है। हारू उन्हें ग्रिल्ड मशरूम खिलाता है। गेट जैसे ही एक बाइट लेता है उसे समझ में आता है कि नॉर्मल मशरूम नहीं है बल्कि बफ मशरूम्स है, जो कि तुरंत उसकी स्ट्रेंथ को वापस दे देते हैं। हारू मशरूम बाकी पार्टी मेंबर्स को भी दे देता है और उनकी एनर्जी तुरंत वापस आ जाती है। सब ये सोचकर बहुत ही हैरान होते हैं कि भला कोई अननोन इंसान इतना वैल्यूएबल फूड रिसोर्स क्यों शेयर करेगा। लेकिन हारू के दिमाग में तो बस ये चल रहा होता है कि ये बूढ़े फोक्स अपने आसपास ऐसी होटिस लेकर बैठे हैं, जिसे देखकर वो इरिटेट हो जाता है और वो सोचता है कि अब इनकी वजह से इन्हीं पंच मार देता हूँ। पर तभी क्लास रेप होश में आती है और तुरंत हारू को रोक देती है। उसके कुछ ही देर के बाद बाकी सभी लड़कियां भी वापस आ जाती है और जैसे ही उनकी नजर खूबसूरत एल्फ पर पड़ती है तो वो उनकी ब्यूटी रूटीन के बारे में पूछने लगती है। इनकी हेल्प करने के बदले में NPC डिसाइड करते हैं कि वो सबको सिटी तक एस्कॉर्ट करेगा, जो कि इनके लिए एक बड़ी सी अचीवमेंट होती है। सिटी में एंट्री करते ही लड़कियां खुशी से पागल हो जाती है। हर जगह भागकर हर शॉप को चेक कर रही होती है जैसे कि ये उनका नेक्स्ट एडवेंचर हो। हारू उन्हें ऐसे कुछ देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वो सोचता है कि शायद से अब मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया। तभी वो साइड में अपना जैक डेनियल्स लेकर चिल कर रहा होता है और लड़कियां बिल्डिंग्स देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो कपकेक जैसी लग रही होती है जिसे देखकर उनका मुंह पानी पानी हो जाता है। क्लास रेप अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेली सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो हारू पर चिल्लाती है कि उसकी हेल्प करें। फिर वो अपनी एक व्हिसल बजाती है और जैसे ही वो बजती है सारी लड़कियां तुरंत उसके पास आ जाती हैं जैसे कि ट्रेन डॉग्स हो। हारू ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। क्लास रेप के पास इतनी पावर भी हो सकती है। ये देखकर हारू को थोड़ा सुकून मिलता है कि लड़कियां सेफ हैंड में, लेकिन क्लास रेप इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ती। वो तुरंत प्लान बनाने लगती है और सबको बताती है कि सबसे पहले हमें एडवेंचरर गिल्ड में जाना होगा, जहाँ हम अपना लूट ट्रेड करेंगे और पैसे कमाएंगे। उसके बाद गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर फाइनली एक कॉफी बेड पर आराम से रात गुजारेंगे। सबको ये प्लान सही लगता है, लेकिन क्लास रेप ये भी कहती है कि कुछ दिन के बाद हम सब क्लास के नट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात सुनकर बाकी क्लासमेट्स गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नट्स को तुरंत ढूंढना चाहिए ताकि उनसे अपने पिछले गलती बिहेवियर के लिए माफी मांग सके। क्लास रेप उनसे सॉरी बोलती है और कहती है कि ऑब्वियसली वो भी नट्स को जल्दी ढूंढना चाहती है। तभी हारू वहाँ पर जंप इन करता है और लड़कियों से मजाक करते हुए कहता है कि तुम लोग नट्स को ढूंढकर उन्हें स्पेशल सर्विस दोगे क्या। थोड़ी देर के बाद फाइनली सब लोग एडवेंचरर गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गिल्ड देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्हें लगता था कि वहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट्स वाली लड़कियां होंगी जो कि स्माइल करके उनका स्वागत करेंगी, लेकिन सामने तो बड़े बड़े डरावने आदमी थे जो कि उनको भूखी नजरों से देख रहे थे। सब ये सोच
सोचकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नए लोग आखिर कौन है। तभी ऑफ स्टेयर से ऑफ नीचे आता है और हारू को बुलाता है। उससे कहता है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। हारू क्लास रेप को वेट करने के लिए बोलता है और खुद अकेला अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है सभी एडवेंचरस उसको घूरने लगते हैं। गेट उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाता है, जहाँ पर एक गुस्से से भरा हुआ गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम वही हारू हो जिसने की वाइल्ड बीस्ट से फाइट की थी। हारू तुरंत घबरा जाता है और वो सोचता है कि अभी भाग जाओ, और फिर वो हिम्मत करके सिर्फ हाँ बोलता है। तभी पूरी एटमॉस्फेयर बदल जाती है। गिल्ड मास्टर उसे हैंड शेक करके थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारे बिना ऑफ की पार्टी तो वैसे ही मर जाती। हारू अब भी थोड़ा शौक में होता है पर नीचे रिसेप्शन की तरफ आ जाता है। वहाँ उसे एक फोर्ड आई रिसेप्शनिस्ट गर्ल मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी इमेरल्ड क्रिस्टल को अप्राइज करके फेयर प्राइस देगी। हारू अपनी किस्मत को ट्राई करने का सोचता है और एक बड़ा सा सेक उसके सामने रख देता है। उस लड़की को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है कि इतनी ज्यादा क्रिस्टल इसके पास कहाँ से आए। हारू अपने आप को बड़ा बॉस फील करने लगता है और कहता है कि मेरे पास और भी क्रिस्टल्स रेडी हैं। लेकिन लड़की कहती है कि अभी इतनी बड़ी क्वांटिटी अप्राइज करना पॉसिबल नहीं है और एक दिन का टाइम मांगती है। हारू एग्री कर लेता है और वापस हॉल में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लड़कियां ऑलरेडी गिल्ड में रजिस्टर हो चुकी है। एडवेंचरस ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लड़कियां लेवल 30 पर होती है, जो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर होता है। पर हारू अंदर ही अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने इन्हें ट्रेन किया और ये लोग अब लेवल 40 के एडवेंचरस को हरा सकती है। तभी एक क्लासमेट हारू को अंदर धकेल देता है और कहता है कि तुम भी रजिस्टर करो। हारू के माइंड में पहले कोई भी प्लान नहीं था एडवेंचरर बनने का, लेकिन सोचता है कि अभी अगर मैंने रजिस्टर कर लिया तो शायद से सब लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी और मेरा लूजर लाइफ खत्म हो जाएगा। वो बड़े प्राउड से अंदर एंट्री करता है, जहाँ पर एक ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट उसके स्टेट्स को चेक करती है पर तुरंत ही उसे लूजर बोल देती है। वो कहती है गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए तुम्हें कम से कम लेवल 10 और एक पार्टी के साथ होना जरूरी है। ये बात सुनकर हारू का दिल टूट जाता है और वो जमीन पर गिरकर सेकंड चांस मांगता है, लेकिन वो ब्लोंड उसे चिल्लाकर कहती है कि ग्रो अप करो और अपनी लुक्स इंप्रूव करो वरना तुम्हें कोई भी पार्टी में शामिल नहीं करेगा। और ये भी कहती है कि तुम्हें तभी सोलो एडवेंचरर बन सकते हो जब तुम लेवल 20 तक पहुंच जाओ और तुम्हें प्रॉपर एडवेंचरर तब माना जाएगा जबकि तुम लेवल 30 तक पहुंचोगे। हारू ये सुनकर बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसे पता था कि अपने लोलन स्किल की वजह से वो कभी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता और अभी वो लेवल 20 के आसपास भी नहीं है। वो सोचता है कि शायद से वो हमेशा के लिए लूजर ही बनकर रह जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास रेप हारू के लिए बहुत ही बुरा फील कर रही होती है, इसलिए उसको चेयर अप करती है और उसके बाद सभी लोग एक होटल की तरफ निकल जाते हैं ताकि रात को वहाँ पर रुक सके। काफी टाइम के बाद उन्हें एक फाइनली प्रॉपर बेड मिलता है सोने के लिए, जो कि उनका सपना था। लेकिन हारू अपने बेड पर सो नहीं पाता क्योंकि उसे फॉरेस्ट में ज्यादा सोना कंफर्टेबल लगता था। अगली सुबह सभी लोग बाहर निकल जाते हैं टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि ये पैलेस काफी सेफ होती है। हारू भी सोचता है कि मुझे बस इम्बैलेड बचकर पैसे लेने चाहिए और फिर वापस से फॉरेस्ट लौट जाना चाहिए क्योंकि ये लड़कियां सेफ है। लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन पर जाता है तो वहाँ की लड़की और उसके सीनियर सभी उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते जितने की हारू की इमरल्ड्स की कीमत होती है। तभी गिल्ड मास्टर आता है और कहता है कि तुमने इतने ज्यादा इमरल्ड क्रिस्टल को लेकर आए हो हमारे पास कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। उन्हें प्रॉपरली काउंट करने के लिए पैसा देना तो दूर की बात है। फिर वो हारू से पूछते क्या तुम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेना पसंद करोगे। हारू तुरंत एग्री कर लेता है क्योंकि उसे तो कैपिटलिज्म बहुत ही पसंद था। उसको एक बड़ा सा पैसे का बैग मिलता है जिसमें की 5 एसेट्स और कुछ डॉलर्स होते हैं। ये देखकर वो खुद भी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। हारू अपने कमाए हुए पैसे देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन जैसे ही एक लूजर के हाथ में पैसा आता है वैसे ही सारी लड़कियां उसके पास चिपक जाती है। सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं और शॉपिंग के लिए रेडी हो जाती है जैसे कि ये पैसा उनके ही हो। लेकिन गट असली दोस्त निकलता है। वो हारू से कहता है कि इन लड़कियों को छोड़कर असली वाली लड़की ढूंढ लें, मुझे एक जगह पता है। ये सुनकर हारू के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो 23 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था और बस इंतजार कर रहा था। क्लास रेप उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके गट के साथ चला जाता है और वो सपने देखने लगता है कि अब उसे कितनी लड़कियां मिलेंगी। लेकिन जैसे ही वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसके सामने एक पुराना सा खराब दिखने वाला शॉप आता है। हारू को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन गट उससे कहता है कि ये शॉप दिखने में पुराना जरूर है लेकिन यहाँ पर सिर्फ डंजन से निकले हुए बेस्ट आइटम ही मिलते हैं। हारू शॉप के अंदर आइटम देखना शुरू करता है और जल्दी उसे लगता है कि गट झूठ नहीं बोल रहा था। ये आइटम्स वैसे भी बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके बाद हारू शॉपिंग श्री में चला जाता है, कभी वेपन्स ट्राई करता है, कभी आर्मर और कभी मैजिकल आइटम। वो सबको अपने कार्ट में भरने लगता है। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद उसकी नजर एक स्पेशल नेकलेस पर पड़ती है। हारू शॉपकीपर से पूछते कि ये नेकलेस क्या करता है। शॉपकीपर कहते हैं कि मल्टीपल आइटम को एक में फ्यूज कर सकता है। हारू सोचता है ये बहुत ही काम का आइटम हो सकता है। तभी क्लास रेप आ जाती है और उससे कहती है कि अब बस करो, शॉपिंग बंद करो और वापस से घर चल के सो जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से हारू फिसल जाता है और गलती से सारे आइटम एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। अगला सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर वो अजीब सा आदमी औरत जो कि समझ नहीं आता लड़का है या फिर लड़की हारू पर चीखने लगता है और वो रोकर कहता है कि तुम परचेस करने से पहले फ्यूज नहीं कर सकते। ये सारे आइटम की कीमत $60,000 से भी ज्यादा है। ये सुनकर हारू के होश उड़ जाते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। गट उस शॉपकीपर से थोड़ा नेगोटिएट करने की कोशिश करता है जबकि क्लास रेप माफी मांगती है और कहती है कि हमारे पास $50,000 ही है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और हारू अब तक डिप्रेस्ड रहता है क्योंकि अब वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका था। उसके मन में अब भी बहुत ही सारी चीजें खरीदने की इच्छा थी, लेकिन अब ना तो पैसे बचे होते हैं और वो बाहर जाकर ना तो क्रिस्टल कलेक्ट करने को जानता था क्योंकि लेवल 20 से पहले वो क्वेस्ट को ले भी नहीं सकता और लड़कियों के साथ टाइम बिताने की कोशिश भी नहीं कर पाता क्योंकि क्लास रेप उसको पकड़कर वापस से टावर में बंद कर देगी। थोड़ा सोचने के बाद हारू डिसाइड करता है कि अब मुझे सिटी लाइफ छोड़ देनी चाहिए। फिर वो हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक उठाता है और सीधे सब लड़कियों के सामने से निकल जाता है बिना पकड़े गए। लेकिन सिटी के बाहर निकलता है, बिना वजह के वो क्लोक उतार देता है और पागल की तरह रोड पर भागने लगता है। फिर वो पार्कोर करते हुए सिटी के वॉल क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन अपना ही नुकसान कर लेता है और वॉल पर ही
अपने नट्स को तोड़ देता है। क्लास की स्पोर्टी लड़की उसे नीचे गिरते हुए देखती है और अपने मन में ही सोचती है कि अब ये कभी फादर नहीं बन पाएगा। उसका पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाता है और उसे वापस से टाउन में भेज दिया जाता है। अगले दिन क्लास रेप उससे कहती है कि पनिशमेंट के रूप में अब तुम्हें यहाँ पर चुपचाप एक अच्छे की तरह बिहेव करना होगा। हारू दिखावा करता है कि वो एग्री कर गया है, लेकिन जैसे ही सब लोग चले जाते हैं वो तुरंत अपना क्लॉक उठाता है और फिर से सिटी के बाहर निकल जाता है। इस बार वो क्लॉक उतारता नहीं और सीधे गेट पर खड़े बड़े से गार्ड के सामने से निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ गाँव दिखाई देता है जहाँ पर गोब्लिन्स होते हैं, लेकिन हारू उन्हें इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके अंदर हीरो वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ा आगे जाते ही एक कैरेज दिखाई देता है जिसे कुछ आदमी लूट रहे होते हैं। हारू कुछ देर के लिए रुकता है और वो सोचता है कि क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि इस दुनिया में ऐसे चोरी डकैती तो रोज होती होगी, इसलिए वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है एक रोवर उसकी तरफ स्फीयर फेंकता है जिससे कि हारू बच जाता है। अब बाकी रोवर्स भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हारू उन्हें कहता है कि मुझे बस अकेला रहना है, लेकिन वो सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं और उसके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर हारू के पुराने दुख भरे पल याद आ जाते हैं और गुस्से में आकर उनको जबरदस्ती रोस्टिंग शुरू कर देता है। लेकिन रोवर्स भी पीछे नहीं हट रहे होते हैं और वो स्पेशल एबिलिटी का यूज करके हारू पर अटैक करने लगते हैं जो कि काफी डेंजरस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रोवर हारू पर अटैक कर रहे होते हैं वो असल में बस बोट्स निकलते हैं जो कि सिर्फ एक ही स्पेल बार बार स्पैम कर रहे होते हैं। जल्दी वो थक जाते हैं और तभी एक छोटी सी नकचढ़ी लड़की कैरी से बाहर आती है। वो अपना नाम मैरी बताती है जो कि एक नोबल गर्ल होती है। मैरी हारू का शुक्रिया अदा करती है उस बैंडेट से बचाने के लिए और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसे डर है कि रास्ते में और भी बैंडेट उस पर अटैक कर सकते हैं। इन रिटर्न ओ से एक ग्योस वॉक 2000 ऑफर करती है। हारू पहले तो वापस फॉरेस्ट जाना चाहता था, लेकिन ऐसे ऑफर को स्किप करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो मैरी के साथ डेंजरस फॉरेस्ट क्रॉस करने के लिए एग्री कर लेता है और सोचने लगता है कि अब देखते हैं कि रास्ते में कौन कौन से मॉन्स्टर मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग सिटी पहुंच जाते हैं, लेकिन मैरी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती। हारू इम्पेशेंट हो जाता है और वो सोचता है कि शायद से मुझे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। कैसल के वेटिंग रूम में वो इधर उधर घूमता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे अभी के लिए फॉरेस्ट लौट जाना चाहिए। तभी मैरी फ्रेश क्लॉथ पहनकर नीचे आती है और वो गुस्सा दिखाती है कि हारू उसे छोड़कर क्यों जा रहा है, जबकि उसके लिए एक स्पेशल थैंक यू प्लान कर रही थी। हारू मजबूरी में रुक जाता है और सरप्राइज होता है मैरी का थैंक यू कहने का तरीका और उसकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो उसके लिए एक फुल कोर्स डिनर अरेंज करती है जिसमें की मीट इतना ज्यादा था कि कोई वेगन देखकर ही शौक में मर जाए। हारू बिना मैनर्स के मीट खाने लगता है जैसे कि किसी ने उसे कई दिनों से खिलाया ना हो। मैरी उसके टेबल मैनर्स को देखकर थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे रिवॉर्ड देती है, एक पाउच पैसे का और एक वीआईपी आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि वो कभी भी सिटी में फ्री में एंट्री एग्जिट कर सकता था। लेकिन मैरी की इरिटेट होने की असली वजह ये होती है कि डिनर के टाइम पर हारू उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस फूड ग्लब कर रहा था। अगले दिन क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां उसे घेर लेती है और पूछती है कि तुमने कल रात कहाँ गुजारी। हारू उन्हें बताता है कि उसे इस टाउन के मेयर ने अपने घर बुलाया था और वो उन्हें ये भी अश्योर करता है कि उसका इरादा फॉरेस्ट भागने का बिल्कुल भी नहीं था। लड़कियां उसकी बात मान लेती है और खुद फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है लेवल अप करने और रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए। जब सब चले जाते हैं हारू भी अपने प्लान पर फोकस करता है। इस बार वो कॉन्फिडेंट होता है उसका आइडेंटिटी कार्ड उसे हर जगह हेल्प करेगा। वो थोड़ा सामान वोरिड शॉपकीपर की शॉप से खरीदता है और खुद के लूनर लाइफ के लिए फूड भी पैक कर लेता है। साथ ही वो क्लास रैप के लिए एक नोट छोड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि वो जोक्स की देखभाल करने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे उनकी चिंता है। ये आधा सच होती है, इसलिए हारू सोचते है कि क्लास रैप को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सेट करके वो गेट पर पहुंच जाता है एक बड़े से गार्ड के पास जो कि डीम सम्प जैसा दिख रहा था। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है ताकि सिटी के बाहर निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू फाइनली फॉरेस्ट में लीगली आ गया होता है और अपने आप को घर जैसा फील करता है जहाँ वाइल्ड क्रिएचर और मॉन्स्टर अपनी मर्जी से जी रहे थे। वहीं हारू भी सोचता है कि अब मैं दोबारा से अपनी असली लोनर लाइफ ही जीऊंगा, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक ऑर्क उस पर अटैक कर देता है। हारू बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टाफ से उस ऑर्क को नॉकआउट कर देता है, लेकिन ये उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि नॉर्मली फॉरेस्ट आउटर पार्ट्स में ऑर्क होते ही नहीं है। उसके दिल में शक जगता है और वो फॉरेस्ट के अंदर और गहरा चला जाता है। वहाँ उसे जमीन पर एक बड़ा सा ब्लड स्टेन दिखाई देता है। हारू थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, उसे लगता है कि शायद ये खून नर्स का ही हो सकता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नर्स तो दूसरे वर्ल्ड के मामलों में बहुत एक्सपर्ट है। ज्यादा चांस ये हो सकता है कि ये खून जोक्स का या फिर डेलिकेंट्स का ही होगा। वो उस खून के बड़े ट्रेल को फॉलो करता है और फाइनली उसे जोक्स मिलते हैं जो कि भारी चोट से घायल होते हैं। हारू का दिल टूट जाता है ये देखकर। उसे लगता है कि शायद से इन्होंने डेलिकेंट्स से लड़ाई करके अपना एंड कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जगती है जब वो देखता है कि उनमें से एक अब भी जिंदा है। हारू तुरंत अपने बनाए हुए मशरूम से बने हीलिंग पोशन उस पर डाल देता है और दिल से चाहता है कि वो बच जाए और उसकी दुआ काम कर जाती है। जोक्स का लीडर अपनी आंखें खोलता है और हारू उन्हें अपनी कैब में ले जाता है। वहाँ वो सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने डेलिकेंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी लड़कियों की रक्षा के लिए, लेकिन तभी टनाका जो कि उनका पेट नट माना जाता था ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने सारे डेलिकेंट्स को मार दिया और उनके ओपी वेपन्स भी चुरा लिए जो उन्हें इस वर्ल्ड में आने पर मिले थे। जोक्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन टनाका उनका पीछा कर लेता है और उनकी स्ट्रेंथ उसके सामने कुछ भी नहीं थी। जोक्स हारू को बताते हैं कि टनाका इतना टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग है कि वो बस एक ही चीज चाह रहा था, क्लास रेप। उसका डिटर्मिनेशन थोड़ा सा नामुमकिन था। जोक्स इतने स्मार्ट निकल जाते हैं कि हारू को समझाते हैं कि टनाका हाईजेक स्किल के पीछे पड़ा है जो कि शायद से क्लास रेप के पास है। हारू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि मसल हेड एक्चुअली सोच भी सकते हैं। वो बताते हैं कि टनाका ने क्लास रेप का ट्रैक खो दिया, इसलिए उन्हें इतना मार डाला कि वो मजबूरी में उसके पास मदद के लिए जाए, लेकिन जोक्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उल्टी डायरेक्शन में राइट हेड कर दिया। हारू की केव तक क्रोल करते हुए आ गए ताकि टनाका भी यहाँ पर आए और हारू कुछ कर सके। जोक्स अब हारू की हेल्प मांगता
लगते हैं टनाका को हराने के लिए। हारू पहले तो किसी के मामलों में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि वो पीछे नहीं हट सकता। वो उन्हें कहता है कि टनाका से लड़ाई वही करेगा, वो भी अकेले। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जोश का लीडर हारू पर भरोसा करता है और कहता है कि उसके पास जरूर कोई प्लान है। हारू उन्हें ऑर्डर देता है कि तुरंत टाउन की तरफ जाओ और लड़कियों को सेफ रखो। अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर हारू सिचुएशन का अंदाजा लगाता है। उसे पता है कि अगर जोक्स उसके साइड में रहे तो उसके जीतने का चांस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो लड़ाई में मर गए तो लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। इस वजह से हारू सोचते है कि टनाका से लड़ना उसकी जिम्मेदारी है, उसका अपना क्रॉस टू बी है और इसलिए वो जल्दी से जल्दी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो स्ट्रेटजी बनाना शुरू करता है ताकि उन ओपी वेपन्स का काउंटर निकाल सके जो कि टनाका ने जोक से चुरा लिए थे। हारू सोचता है कि जैसे ही उसने बैंडेड के खिलाफ देखा था, एक बार वेपन स्किल चली गई तो उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए अब वो एक ऐसे स्किल को डेवलप करना चाहता है जिसमें कि कोई वीकनेस ना हो। तभी उसकी नजर कुछ गॉब्लिन्स पर पड़ती है जो कि खून के ट्रेल को फॉलो कर रहे थे। हारू सोचता है कि इन्हें मारकर थोड़ा सा एक्सपी ले जाए। वो तुरंत उन हाई लेवल गॉब्लिन्स को डाउन कर देता है, लेकिन वो एक ही हिट में मर जाते हैं और उसे कुछ ज्यादा एक्सपी नहीं मिलती। हारू थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है और दिल से विश करता है कि काश कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल जाए। और जैसे ही वो विश करता है, उसे अपने पास एक पावरफुल मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने खड़ा था एक गॉब्लिन किंग जो कि बिना वार्निंग दिए सीधा उस पर चार्ज कर देता है। हारू बस उसके रूथलेस अटैक को डॉज करता रहता है और वो समझ जाते हैं कि गॉब्लिन किंग अब भी किसी तरह का वेपन स्किल यूज कर रहा है। हारू को क्लियरली फील होता है कि अगर एक भी हिट लग गया तो सीधा अपने मेकर से मिलने चला जाएगा, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि इस मॉन्स्टर को हराना है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके। वो अपने अलग अलग स्किल को कंबाइन करता है, अपने स्टाफ को स्ट्रेंथन करता है और एक पावरफुल हिट लगाता है जिससे कि गॉब्लिन किंग तुरंत डाउन हो जाता है। हारू अपने स्ट्रेटजी और ग्रोथ से काफी खुश होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि पीछे से एक और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, लेवल 50 गॉब्लिन एम्पेरियर। हारू तुरंत समझ जाता है कि अगर इसे सीधे फाइट करेगा तो उसके पास जीतने का चांस ऑलमोस्ट 0 है, और फिर भी वो वही करता है, सीधा चार्ज कर जाता है अपने नए बनाए हुए गैम्बिट स्किल के साथ। हारू उस मॉन्स्टर को हिट कर देता है, लेकिन उसके अटैक का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। गॉब्लिन एम्पेरियर उड़ता है और जैकी चैन के ड्रैगन मास्टर के स्टाइल में चलने लगता है और फिर एकदम से हारू पर अटैक करता है जो कि उसके फेस को एकदम से ग्रेज कर पाता है। हारू पूरे फोर्स से डॉज करता रहता है उसके कंटिन्यूस अटैक को, और जैसे ही एक ओपनिंग मिलती है वो काउंटर करने लगता है। उसके अटैक से मॉन्स्टर का हेल्थ और काफी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी गॉब्लिन एम्पेरियर अपने एक हीलिंग स्किल का यूज करके अपनी हेल्थ वापस रिस्टोर कर लेता है और अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेता है। उसके बाद वो एक फ्लाइंग स्लैश छोड़ता है जो कि हारू को उड़ाकर पीछे से ट्री में क्रैश कर देता है। हारू पूरी तरीके से थका हुआ लगता है और वो ट्रेटेड लगता है, लेकिन अपने आप को गैस लाइट करता है। वो बस एक विम्प बन रहा है क्योंकि जोक्स इससे भी ज्यादा खराब चोट से बचे थे तो मैं भी इस लेवल पर फाइट कर सकता हूँ। वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और गॉब्लिन एम्पेरियर पर अटैक करता है और फाइनली पूरी रात तक फाइट करने के बाद हारू अपनी जान की बाजी लगाकर उस मॉन्स्टर को डिफीट कर ही देता है और इस जीत के साथ उसका लेवल भी बढ़ जाता है और हारू फाइनली 11 लेवल तक पहुंच जाता है। हारू फाइनली एक विक्ट्री रोर को छोड़ता है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए और फिर सीधा अपने फॉरेस्ट वाले घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने स्टेट्स को चेक करता है लेवल अप के बाद और अपने स्किल के बारे में और डिटेल समझता है। उसका बनाया हुआ गैम्बिट अटैक को ऑफिशियली एक स्किल रजिस्टर हो गया होता है और हारू को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस स्किल में कोई वीकनेस नहीं है, ये उसके लिए टनाका के खिलाफ होने वाली फाइट में काफी काम आएगा। और तभी जैसे ही हारू अपने केव के बाहर खड़ा होता है, टनाका सामने आ जाता है फेस ऑफ के लिए। टनाका थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि जोक्स उसे क्लास रैप तक ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे क्लास के सबसे बड़े लोनर के पास लेकर खड़ा कर दिया। टनाका बोलता है कि अफसोस है कि इतना सब करने के बाद भी उसे क्लास रैप नहीं मिली, चाहे वो डम डेलिक्वेंट्स को मैनिपुलेट करना हो या पूरी क्लास को ग्रुप में तोड़ना हो। हारू ये सुनकर गुस्से से भर जाता है और वो चीख के पूछते है कि तुमने बाकी बॉयज के साथ क्या किया। टनाका एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि उन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया। उसके वर्ड सुनकर हारू का खून खोल उठता है, लेकिन टनाका उसे एक थ्रेट भी नहीं मांगता और कैजुअली कहता है कि अपनी यूजलेस स्किल के साथ बस फॉरेस्ट में चिल कर। हारू अपना स्टाफ सीधा उस पर पॉइंट करता है तो टनाका मजाक उड़ाता है, अपनी गंदी स्मेली स्टिक मेरे फेस से हटा, दैट्स व्हाट शी सेड। हारू गुस्से में कहता है कि चाहे वो लोनर हो लेकिन क्लास रैप को प्रोटेक्ट करेगा। टनाका एक मेनेसिंग ग्रेन के साथ कहता है तो सबसे पहले तुम्हें ही मरना होगा। बस इतना कहकर टनाका अपनी फुल पावर को अनलेस कर देता है और रॉक्स को हवा में उड़ा देता है वार्निंग के तौर पर। फिर वो बोलता है कि जब सबको व्हाइट रूम में स्किल चूजन करने का चांस मिला था तो वो लास्ट में रह गया था, जानबूझकर सारे बचे हुए ट्रैश स्किल उसको दे दिए गए। टनाका स्मिरिक करके हारू से पूछता है बताओ इन बेकार स्किल के साथ मुझे हरा पाओगे क्या, और फिर और भी बड़े रॉक सीधा हारू की तरफ भेज देता है। हारू तुरंत डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी टनाका अपनी यूनिक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम होता है ट्विक। इस इफेक्ट से हारू की बॉडी हिलने लगती है जैसे वो ग्लिच कर रहा हो और उसके लिए प्रॉपर्ली मूव करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो समहाउ रॉक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन टनाका यहाँ नहीं रुकता, वो हारू के नीचे से क्रिस्टल स्पाइक को समन कर लेता है। हारू मुश्किल से इन स्पाइक्स को भी अवॉइड कर लेता है, लेकिन अब वो थक चुका होता है और उसका बॉडी बहुत ही हैवी फील कर रहा होता है। टनाका थोड़ा इंप्रेस्ड होकर कहता है कि हारू उससे बेहतर निकला जितना उसने सोचा था। फिर टनाका कैजुअली पूछता है कि बताओ तुम्हें कब से मुझ पर शक हुआ। हारू कामली जवाब देता है कि मुझे तो पहले ही मोमेंट से शक था, मुझे पता था कि तुम या तो नर्स के साथ जाओगे या फिर एक लोनर बनोगे, लेकिन तुम्हें डेल्क्विन के साथ देखकर मुझे लगा कि इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। और फिर हारू उससे पूछते है कि उसने अपना प्लान शुरू कब किया। टनाका फाइनली रिवील करता है कि जैसे ही वो क्लासरूम से टेलीपोर्ट हुए थे उसने अपना प्लान बना लिया था। हाईजैक स्किल उससे तो मिस हो गई, लेकिन तब उसके हाथ आई थी ट्विक स्किल जो कि अपने टारगेट को हल्का सा मैनिपुलेट कर सकती है। टनाका फाइनली अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसने पहले उन स्टूपिड डेलिक्वेंट्स को मैनिपुलेट करके सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लिया था। अब वो हारू से कहता है कि बातें बहुत हो गई और एक लंबी सी वाइन निकालकर हारू के पैर को बांध देता है। फिर एक पावरफुल फायर स्पेल को
कास्ट करता है, सोच कर कि अब हारू का काम तमाम। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए हारू उसे फ्लेम को अपने स्टाफ के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसका स्टाफ अब एक हर्ब के पावर के साथ फ्यूज्ड है। ये देखकर टनाका बहुत ही शौक हो जाता है और तभी हारू उस पर काउंटर अटैक कर देता है। पर टनाका बस एक्टिंग कर रहा था और तुरंत अपने शॉट निकालकर हारू का अटैक ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर टनाका अपने अर्सेनल के सारे वेपन को समन करके कहता है कि अब उसको उन सभी को यूज करने का मौका मिलेगा। टनाका शॉट को लेकर हारू पर चार्ज करता है और हर एक स्ट्राइक के बाद अपना वेपन चेंज करता रहता है। हारू पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ जाता है और टनाका के अनप्रेडिक्टेबल स्विफ्ट अटैक को बारली ब्लॉक कर लेता है। हारू बुशेस के पीछे छुपने की कोशिश करता है, पर तभी टनाका ऊपर से पावरफुल अटैक करता है जो उसे नदी के दूसरे किनारे पर उड़ाकर फेंक देती है। वहाँ हारू रियलाइज करता है कि वो टनाका के अगेंस्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो सोचता है कि टनाका एक साथ इतने सारे वेपन और पावर कैसे यूज कर पा रहा है। तभी टनाका उसके सामने आ जाता है और उसे गिव अप करने के लिए कहता है, लेकिन हारू उसे उठकर पूछते हैं क्या वो कॉपीकैट स्किल का यूज करके उसके क्लासमेट की एबिलिटी कॉपी कर रहा है। टनाका हंसते हुए इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो क्लास रैप की हाजिक एबिलिटी भी कॉपी करने वाला था और उसके बाद उसे मारकर असली पावर अपने पास रख लेगा। उसके बाद सबको खत्म करके उनकी एबिलिटीज भी चुरा लेगा। हारू समझ जाता है कि ये उसका अब तक का सबसे बड़ा थ्रोट एनिमी है। हारू समझ जाता है कि ये उसका अब तक का सबसे टफ एनिमी है। टनाका अलग अलग वेपन के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। हारू काउंटर करने की कोशिश करता है पर उसका अटैक सिर्फ एक इल्यूजन ही लगता है। रियल टनाका उसके पीछे आ जाता है। हारू सोचता है कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए वो अपना स्टाफ ग्राउंड पर पॉइंट करता है। टनाका समझ जाता है कि हारू ने गिव अप कर दिया और सीधा उस पर चार्ज करता है, पर हारू लास्ट मोमेंट पर वो डॉज कर लेता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टाइफ्लेक्सिस से बच जाता है। फिर वो टनाका से कहता है कि तुम एक कॉपीड स्किल को 3 बार यूज कर सकते हो, है ना। ये सुनकर टनाका के होश उड़ जाते हैं और वो पैनिक होने लगता है। हारू कहता है कि उसने पहले उसकी वीकनेस को समझ ली थी और उसने जानबूझकर उसकी कॉपीड स्किल को वेस्ट करवा दी थी। ये सुनकर टनाका और भी फ्यूरियस हो जाता है और डिस्परेशन में हारू पर फिर से अटैक करता है, लेकिन हारू इजीली डॉज करके उसको एक एक लगाता है जिससे कि टनाका पीछे गिर जाता है। हारू डिसाइड करता है कि अब इस ओपनिंग का यूज करके इस फाइट को खत्म करना है, पर जैसे ही वो मूव करता है टनाका एक पावरफुल शॉट फायर कर देता है जिससे कि हारू रुकने पर मजबूर हो जाता है। टनाका हारने ही वाला था, इसलिए अपना अल्टीमेट वेपन का यूज करने का डिसाइड करता है। वो एक डैगर को समन करता है और बहुत ही तेज स्पीड से हारू पर 2 स्ट्राइक करता है। फिर वो हवा में गायब होकर ऊपर से अटैक करने लगता है। हारू सभी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जैसे धूल पूरी तरीके से बाहर जाती है उसे समझ में आता है ये सिर्फ एक डिकोय था। टनाका के पास अभी कुछ और प्लान है और हारू सही होता है। टनाका एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर अपना अल्टीमेट स्किल चार्ज कर रहा होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंट डेथ। जैसे ही वो हारू पर यूज करता है वैसे ही उसकी जान खत्म हो जाती है। हारू जमीन पर गिर जाता है और टनाका एक इविल जीनियस की तरह हंसने लगता है। वो हारू के सर पर अपना पैर मारकर अपना रास्ता पकड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक हारू वापिस से उठकर उससे कहता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। ये देखकर टनाका बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है कि ये कैसे हो सकता है, इंस्टेंट डेथ के बाद तुम जिंदा कैसे हो। तब हारू रिवील करता है कि उसके पास एक जनरल हेल्थ स्किल है जो कि उसे स्टेटस इफेक्ट से रेजिस्टेंस बनाती है और इंस्टेंट डेथ भी उनमें से ही एक है। साथ ही उसका लक स्टेट्स भी मैक्स है, इसलिए इंस्टेंट डेथ की सक्सेस रेट बहुत ही कम हो गई। टनाका पागल हो जाता है और पूछता है कि फिर तुम पहले गिर क्यों गए थे। हारू शांति से कहता है कि वो सिर्फ एक्टिंग थी। टनाका फिर भी शौक में होता है और कहता है कि ट्विक स्किल के अंदर आकर तुम इतनी स्पीड से कैसे मूव कर रहे थे। तब हारू एक और सीक्रेट बताता है, उसके पास एक ब्लॉक हेड स्किल है जो कि उसे अपने आप को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है। उसने खुद पर ही इस स्किल का यूज करके ट्विक के इफेक्ट को काउंटर किया था। अब टनाका अपने आप पर कंट्रोल खोता जा रहा होता है और डिस्परेशन में अपने सारे वेपन स्किल स्पैम करता है, लेकिन हारू इजीली उन्हें ब्लॉक करता है और फाइनली टनाका घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है कि उसकी परफेक्ट कैलकुलेशन कैसे फेल हो गई। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है। स्कूल में वो हमेशा बोर होता था क्योंकि वो एक जीनियस था जो कि सबसे अलग था। उसने हमेशा थ्रिल चाहा था और जब उसे इस नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया गया तो उसने डिसाइड कर लिया था कि कौन से स्किल उसे अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। उसने बिना सोच समझ के अपने क्लासमेट को मारने का प्लान बनाया सिर्फ इसलिए ताकि उनकी एबिलिटीज चुरा सके, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक ऐसे लड़के से हार गया जिसके पास सो कॉल्ड यूजलेस स्किल थी। पागलपन में वो हारू पर सीधा रैकलेस अटैक कर देता है। हारू इजीली उसकी तलवार छीन लेता है और वो सोचता है कि अब टनाका के पास कोई ट्रिक नहीं बची, पर जैसे ही हारू उसको फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है टनाका की शॉट वापस से आ जाती है और सीधा हारू को प्रेस कर देती है। तब हारू रियलाइज करता है कि टनाका के पास अब भी एक हिडन एबिलिटी है, रिमोट कंट्रोल। टनाका सोचता है कि आखिर में जीत उसी की हुई है और हारू पर बार बार अपनी स्ट्राइक करता है, लेकिन हारू अपना पेसिंग स्किल यूज करके उन अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर उसे जोर से पंच करके पीछे गिरा देता है। अब हारू डिसाइड करता है कि अब इस फाइट को खत्म करना होगा, इसलिए अपना कॉम्बैक्ट स्किल यूज करके एक ऐसा अटैक करता है जिससे कि टनाका बच नहीं पाता। टनाका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और हारू थोड़ा सा दूर चलकर कहता है कि चाहे मेरे पास एबिलिटीज ना हो पर मेरे पास अपने ट्रिक हमेशा रहेंगे। लेकिन अब हारू खुद भी बिल्कुल थक चुका होता है। उसके शरीर पर डैमेज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और उसके पास चलने की स्ट्रेंथ भी नहीं बची होती। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और वो सोचता है कि शायद से अब यही एंड है। उसके दिमाग में क्लास रैप और दोस्तों की बातें याद आती है। तभी कोई उसे संभाल लेता है। हारू अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि नट्स वहाँ पर खड़े हैं। हारू थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि वो लेट आए, पर नट्स उससे कहते हैं कि कंप्लेंट बाद में कर लेना। अभी उसे हीलिंग पोशन पिलाते हैं और उसे सपोर्ट करके टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में हारू उनसे पूछता है कि तुम सब जंगल में क्या कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि जब वो हंटिंग ट्रिप से लौट रहे थे तब उन्होंने अपने क्लासमेट से सुना था कि हारू टनाका से फाइट कर रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत मदद के लिए आ गए, बस थोड़ा लेट हो गए। शहर के गेट पर पहुंचते ही सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। लड़कियां हारू को घेर लेती है और उसे अपना रिवॉर्ड मांगने की बात करती है, पर हारू शर्मा कर साइड हो जाता है और जोक्स के लीडर से हाई फाई कर लेता है। तब लड़कियां उसे खींचकर अंदर लेकर जाती है और टिकटॉक वाले वैन लोग नट से अपनी गलतियों के लिए माफी
माफी मांगते हैं। हारू सोचते कि शायद से यही हैप्पी एंडिंग है जो कि सबको चाहिए थी और अब उसकी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं बची है, इसलिए वो चुपके से निकलने लगता है। लेकिन क्लास रेप उसे रोक लेती है और गुस्से में पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हारू डर जाता है पर उसे सरप्राइज मिलता है जब वो उसे हक करके कहते कि वो उसके लिए बहुत ही वॉरिड थी। हारू माफी मांगता है लेकिन क्लास रेप कहते कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। उसने पूरी क्लास की लड़कियों को इकट्ठा किया है, अब वो हारू को स्कोल्ड करेंगी कि उसने बिना बताए सिटी से बाहर जाने की कोशिश कैसे की। हारू बहुत ही पैनिक हो जाता है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लड़कियां उसे खींचकर सिटी के अंदर लेकर जाती है और वो डिसाइड करती है कि उसे रात में सोल सक करके सबक सिखाएगी। रात को हारू एक अजीब सा सपना देखता है जिसमें एक इंसान गहरी डंजन के जंजीरों में बंधा होता है। कभी वो एक लड़की लगती है और अगले ही पल में एक स्केलेटन बन जाती है। हारू अचानक से शौक में आ जाता है और वो सोचते हैं क्या ये सपना किसी बड़ी चीज का हिंट है। अगले दिन हारू टेरेन में आ जाता है। वहाँ पर उसे नर्ड्स की गैंग मिलती है जो कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर हंट करने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद में नर्स दिखाई देते हैं जो कि हारू को बताते हैं कि वो एक रेयर आइटम को ढूंढ रहे हैं। ये आइटम उनके रेज पॉइंट को बढ़ा देता है और लोग उन्हें कैसे देखते हैं वो भी चेंज हो जाता है। हारू हंसते हुए कहता है कि ये तो तुम लोग नर्स के लिए परफेक्ट है जिनको वैसे भी कोई पसंद नहीं करता। तभी वो नर्स उल्टा हारू को छेड़ देता है कि ये बात तो तुम पर भी अप्लाई होती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हारू सोचता है कि अब मेरा काम हो गया, मुझे अपने कोजी वेब में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे क्लास रेप आ जाती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है कि हारू फिर से भाग रहा है और हारू उससे कहता है कि प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे कल रात पूरी रात गर्ल्स ने मिलकर बहुत ही लेक्चर दिया था। लेकिन क्लास रेप कहती है कि तो सबका कलेक्टिव लेक्चर था, अभी उसका पर्सनल एक्सप्लोडिंग बाकी है। और ये सुनकर हाथों के पैर फूल जाते हैं। वो घबराकर जमीन पर बैठ जाता है और वादा करता है कि अब दोबारा कोई भी डेंजरस काम नहीं करेगा। तब जाकर क्लास रेप उसे छोड़ती है पर हारू फिर भी अंदर से बहुत ही हिला होता है। तभी उसको नर्स की बात याद आती है। वो सोचते है कि अगर उस रेयर आइटम का यूज करके अपना रिलेशन क्लास रेप और सबके साथ अच्छा कर दूं तो मुझे दोबारा कभी एक्सप्लोडिंग नहीं मिलेगी और फिर मैं अपना अकेला लाइफ शांति से जी सकता हूँ। इस वजह से हारू डिसाइड करता है कि उसे भी डंजन जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में उसके सामने कुछ पिग मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि ह्यूमन को शिकार बनाने के लिए आए थे। हारू उन्हें देखकर कहता है कि ये तो बस एक परफेक्ट वार्म अप है। इधर सिटी में क्लास रेप को गिल्ड मास्टर से एक मॉन्स्टर सबजक्शन मिशन मिलता है। तभी नोबल गर्ल मैरी भागते हुए आती है और वो कहते हैं कि एक ह्यूज मॉन्स्टर आउटब्रेक हो गया है। बहुत ही बड़ा और का ग्रुप सिटी की तरफ आ रहा है और रास्ते में वो दो विलेज को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये सुनकर सभी एडवेंचरस फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। क्लास रेप भी मदद के लिए वादा करती है और इनकी तरफ भागती है ताकि सभी को रेडी कर सके। पर वो सोचते है कि हारू कहाँ पर है। उधर हारू खुद और की तरफ चार्ज कर रहा होता है। सिचुएशन को एनालाइज करके वो छोटे और को तुरंत खत्म कर देता है और सीधा उनके बॉस की तरफ दौड़ता है। वो अपने स्टाफ से और किंग पर अटैक करता है पर उसका ज्यादा डैमेज नहीं होता। तभी हारू उस और किंग पर लगातार पावरफुल अटैक स्पैम करता रहता है और फाइनली उसे बेहोश कर देता है। फिर वो आराम से डंजन की तरफ निकल जाता है। डंजन के पास पहुंचकर हारू अपनी स्ट्रेंथ स्किल का यूज करता है और गार्ड को बिना अलर्ट किए अंदर घुस जाता है। उसका अंदर का वेब डंजन एक्सप्लोर करके बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी एक ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ लेता है लेकिन उसमें कुछ बेकार सामान निकलते हैं। हारू थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर वो दूसरे ट्रेजर बॉक्सेस को ट्राई करता है पर सब में सिर्फ यूजलेस स्किल ही निकलती है जो कि मेरे कॉलेज डिग्री से भी बहुत ही बेकार होती है। डंजन के अंदर बेकार चीजों से परेशान हारू सोचता है कि शायद से मुझे अंदर आने से पहले किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए था। तभी उसे एक अजीब सा वॉरिडो याद आता है जो कि डंजन से स्पेशल आइटम निकाल कर बेचता है। हारू डिसाइड करता है कि मुझे उसी से बात करनी चाहिए। वो तुरंत सिटी की तरफ भागता है जहाँ पर एडवेंचरस और सब लड़कियां गेट पर खड़े होते हैं। सुबह से लेकर अब तक वो यही वेट कर रहे होते हैं कि ओर्स का अटैक कब तक होगा। लेकिन अब वो सोचने लगते हैं कि क्या ओर्स सच में आने वाले हैं या फिर नहीं। तभी डस्ट क्लाउड के अंदर से एक इंसान आता हुआ दिखाई देता है। सब टेंशन में आ जाते हैं पर वो सिर्फ हारू ही होता है। क्लास रेप उसे देखते ही शौक हो जाती है और तुरंत उसके पास भागती है। हारू बहुत ही कंफ्यूज होकर पूछता है कि सब लोग गेट पर क्यों खड़े हैं और यहाँ इतनी बोनफायर क्यों जली पड़ी है। क्लास रेप गुस्से में बताती है कि एक नियर बाय विलेज मॉन्स्टर के अटैक से बर्बाद हो गए और अब हमारी सिटी भी डेंजर में है। वो हारू को डांटते हुए कहते कि हम यहाँ शहर को बचाने के लिए खड़े थे और तुम में से किसी को पता ही नहीं था कि तुम कहाँ पर घूमते हैं। ये सुनकर हारू के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि आज रात फिर एक और लंबी एक्सप्लोडिंग उसकी वेट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा और के बारे में बात करता है। हारू घबरा कर एक्सेप्ट करता है कि शायद से उसने रास्ते में आते हुए पूरे ओर्स का हॉरेंडी खत्म कर दिया। ये सुनते ही सब लोग शौक में आ जाते हैं। सब उसकी स्ट्रेंथ से बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं पर उसके क्लासमेट्स फिर से गुस्सा करते हैं कि हारू वही डेंजरस काम दोबारा से कर रहा है जिसका प्रॉमिस उसने कल ही तोड़ने को मना किया था। बाद में सब विलेज वापस आ जाते हैं जहाँ पर मेरी और गिल्ड मास्टर हारू को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन क्लास रेप अब भी उसको लेक्चर सुनाते हुए पकाई जा रही होती है। नर्स उससे कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहे हैं क्योंकि आजकल मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल और वायलेंट होते जा रहे हैं और ये एक बड़े मॉन्स्टर स्टैम्पेड का साइन है। इस बार तो गिल्ड मास्टर और मैरी भी हारू से कहते हैं कि दोबारा ऐसे डेंजर में मत जाएं। हारू भी प्रॉमिस करता है लेकिन वैसे जैसे कि हर नेता 5 साल झूठे प्रॉमिस करते हैं। अगली सुबह हारू उस वॉरिड शॉपकीपर के पास जाता है। उसे देखते ही वो दुकानदार डर जाता है और कहता है कि आज बेचने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हारू बताता है कि मैं आइटम लेने के लिए नहीं बल्कि एक स्पेशल आइटम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ जो कि एफिनिटी को इंक्रीज करता है। तब वो दुकानदार जो कि वोल्डेमॉर्ट का छोटा भाई लगता है हारू को फेरोमोन रिंग्स के बारे में बताता है और ये सुनते ही हारू का खून प्रेशर सीधा का सीधा क्राउच तक पहुंच जाता है और वो तुरंत पूछता है कि मुझे ये रिंग्स कहाँ पर मिलेगी। दुकानदार कहता है कि ये रिंग्स शायद से डंजन के उन अनएक्सप्लोर्ड एरिया में होंगी जहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया और वो प्लेस 50वें फ्लोर से स्टार्ट होते हैं। हारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है लेकिन दुकानदार
लगातार वार्न करता है हर फ्लोर पर एक बॉस मॉन्स्टर होता है जिसे हराने के बाद भी नेक्स्ट फ्लोर तक जाया जा सकता है। पर असली बात ये होती है कि ओवोरिडो बस हारू को डराकर अपने पोषण बचाना चाहता था। हारू हंसी के साथ कहता है कि मुझे तुम्हारी बेकार चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो टेमू से ऑर्डर कर लूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नट गैंग हारू की बातें सुन लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत सब लड़कियों को हारू के प्लान के बारे में बता देते हैं। सब लड़कियां अब पहले से और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है कि हारू को अपनी जान रिस्क में डालने से रोकने के लिए और इसके आइटम का यूज ना करने दे। गुस्से में वो सब हारू का पीछा करते हैं और उसे फेरोमोन रिंग के बारे में कन्फर्ट करते हैं। हारू अपनी तरफ से एक झूठी कहानी बनाता है, मैं तो एक्चुअली सोलोमन रिंग ढूंढ रहा हूँ जो इंसान को एक डिज्नी प्रिंसेस बना देता है और एनिमल से बात करने का पावर देता है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी इस झूठ पर भरोसा नहीं करता। तब हारू भागकर डंजन की तरफ चला जाता है। डंजन गार्ड सिर्फ इतना कहता है कि अंदर मत जाओ, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करता। हारू के क्लासमेट भी उसका पीछा करते हैं और क्लास रेप चीख कर कहती है कि भागना बंद करो वरना किसी ट्रैप में फंस जाओगे। लेकिन हारू कॉन्फिडेंट होता है अपनी मैक्स्ड आउट लक स्टेट पर तभी गलती से वो एक वॉल को टच करता है जो कि पूरी गिर जाती है और हारू सीधा नीचे गड्ढे में गिरता है। वो बहुत ही देर तक गिरता रहता है लेकिन समय पर अर्थ मैजिक का यूज करके नीचे का ग्राउंड बाउंसी बना देता है जैसे उसके पास लूफी गियर 5 हो और इसी वजह से वो सेफ्टली लैंड कर जाता है बिना कोई इंजरी के। अब हारू आसपास देखना शुरू करता है कि आखिर मैं कहां पर आ गया हूं। अंधेरे में स्ट्रगल करते करते उसे अचानक ही 2 न्यू स्किल मिल जाती है, स्पेटियल अवेयरनेस और ट्रैप डिटेक्शन का। वो तुरंत दोनों स्किल का यूज करता है और स्कैन करके समझता है कि अब वो डंजन की 101 फ्लोर पर आ जाता है, जबकि उसको पता होता है कि डंजन में बस 100 ही फ्लोर है। ये देखकर हारू बहुत ही शौक हो जाता है और वो डर जाता है। शायद इस फ्लोर पर कोई एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा जो कि उसका वेट कर रहा होगा। फिर भी वो हिम्मत करके डार्क माना से भरी हवेली में आगे बढ़ता है। हॉल के एंड पर एक बड़ी सी रूम के दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा को खोलता है एक छोटी जोरदार हवा उस पर गिरती है जो ओवरवेलमिंग माना से निकलती है, जो कि हारू ऑलमोस्ट उड़ जाता है। हारू सोचता है कि आखिर इतनी पावर माना कैसी हो सकती है। तभी उसके सामने वही चैनेट स्केलेटन दिखाई देता है जो कि उसने कल रात अपने सपने में देखा था। वो धीरे धीरे स्केलेटन के पास जाता है और समझ जाता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है बल्कि पूरा डंजन एम्पायर है जो कि पूरी डंजन का रूलर है। ये एक लेवल 100 मॉन्स्टर होता है और हारू का दिमाग उड़ जाता है कि मैं किसी चीज के सामने आ गया हूँ। हारू तुरंत अपनी अप्राइजल स्किल का यूज करता है डंजन एम्पायर पर, लेकिन उसके सभी स्टेट्स और स्किल हिडन होते हैं जो थोड़ा बहुत ही रिवील हो पाते हैं और वही हारू को डरा देने के लिए काफी था क्योंकि डंजन एम्पायर मैनिपुलेट रेसेस का कॉम्बिनेशन है जैसे कि लीच और धन। हारू सोचता है कि लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में मैं इसे कभी भी नहीं जीत सकता हूँ, इसलिए वो सीधा पास जाकर एक सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन डंजन एम्पायर इजीली उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हारू फिर अपने कॉम्बैक्ट स्किल का यूज करके बॉस के खुद ओवरवेलमिंग स्पीड उसके अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करता है, पर बॉस इसको भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। अब हारू के पसीने छूट जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टफ फाइट होने वाली है। लेकिन फिर भी हारू तय कर लेता है कि मैं चाहे जो भी हो जाए इस डंजन एम्पायर की वीकनेस निकालूंगा और इसे हराऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू डंजन एम्पायर की सुपर स्पीड का काउंटर करने के लिए अपना पूरा मैजिक पावर यूज करता है। वो अपनी स्पीड को लिमिट तक पुश करता है और बॉस पर हमला करता है, लेकिन डंजन एम्पायर बिना मुश्किल के उसे ब्लॉक कर देता है। हारू और तेज होने की कोशिश करता है पर चाहे जितनी भी मेहनत करे वो बॉस के डिफेंस को तोड़ नहीं पाता और एक सही हिट भी नहीं कर पाता। तभी उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो अपने दिल में एक छुरी घुसता हुआ दिखता है और तुरंत साइड हो जाता है जहाँ पर डंजन एम्पायर अपनी तलवार घुसा देता है। हारू समझ जाता है कि उसकी नई स्किल का काम है डिवाइन शाइट, जो उसके कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू मैनिफेस्ट हुई थी जब उसने बॉस के क्रेजी फास्ट मूव को ऑब्जर्व किए थे। ये स्किल उसे थोड़ा सा फ्यूचर दिखाने की पावर देती है, लेकिन हारू जानता है कि अगर 1 सेकंड भी अपनी गार्ड को डाउन किया तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए बिना रुके डंजन एम्पायर पर हमला करता रहता है। एक के बाद एक स्ट्राइक करता है। अब उसके अंदर एड्रेनालिन रस भर जाता है क्योंकि ये एक ऐसी फाइट है जिसमें कि उसकी जान दांव पर लगी होती है। हारू एक तरफ से थ्रिल फील करता है लेकिन जल्दी उसकी स्टेमिना और माना खत्म हो जाती है। वो गिर जाता है जमीन पर, सांस फूल रही होती है, पसीना बह रहा होता है और सामने खड़ा डंजन एम्पायर बिल्कुल सेम ही लगता है, एक स्क्रैच तक नहीं लगता। हारू खुद को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर में ताकत ही नहीं होती। लेकिन सरप्राइजिंगली डंजन एम्पायर उसे फिनिश करने नहीं आता बल्कि शांत खड़ा रहता है और वेट करता है कि हारू रिकवर करे। हारू सोचता है कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तभी उसे एक रियलाइजेशन होती है। पूरी फाइट के दौरान डंजन एम्पायर ने एक बार भी मर्डरस इंटेंट नहीं दिखाया। हारू समझ जाता है कि बॉस मॉन्स्टर को पता है कि वो किसी भी इंट्रूडर को आसानी से खत्म कर सकता है, इसलिए हॉस्टिलिटी शो नहीं कर रहा होता है। हारू उठता है और गुस्से में चिल्लाता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और फिर सीधा चार्ज करके उस पर हमला करता है। डंजन एम्पायर बस हल्का सा शॉर्ट स्विंग करता है जिससे कि हारू इजीली डॉज करके उसके पीछे स्लिप हो जाता है। हारू तुरंत सोचता है कि अब मुझे चांस मिल गया है, लेकिन डंजन एम्पायर ऑलरेडी रेडी होता है। वो कैजुअली अपनी तलवार हारू के गले पर पॉइंट करता है जैसे कह रहा हो तो मुझे नहीं हरा सकता बे पगले। पहले तो हारू इरिटेट होता है कि बॉस उसे सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन फिर उसे शक होने लगता है। उसे स्केलेटन के पास से एक डार्क मेनेसिंग ऑरा दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि शायद डंजन एम्पायर खुद अपनी मर्जी से फाइट नहीं कर रहा है बल्कि इस डार्क ऑरा के कंट्रोल में। तभी हारू का स्टाफ अचानक से चमकने लगता है और उस डार्क ऑरा को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। हारू को समझ में नहीं आता है कि उसका स्टाफ आखिर कैसे इतनी पावर ले गया जो एक डार्क कर्स को काउंटर कर पा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि जब मिला है तो उसे यूज कर लेना चाहिए। हारू तुरंत डंजन एम्पायर पर हमला करता है और उसके अंदर से निकल रही डार्क ऑरा को स्टाफ के अंदर खींचना शुरू कर देता है। फिर एक सही चांस देकर वो सीधा ऑरा के कोर पर स्ट्राइक करता है और उसे पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। जब ये होता है डंजन एम्पायर अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। तभी हारू को समझ में आता है कि वो कभी लड़ना ही नहीं चाहता था, बस डार्क कंट्रोल से आजाद होकर इंटरनल रेस्ट पाना चाहता था। हारू उस स्केलेटन
वॉरियर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम शांति से मरना चाहते हो। अचानक उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और डार्क एनर्जी फिर से उसके शरीर में वापस से आने लगती है। हारू समझ जाता है कि अगर अभी इसे खत्म नहीं किया तो वो फिर से डार्कनेस का शिकार बन जाएगा। वो अपना स्टाफ उठाता है लेकिन उसे मार नहीं पाता, बल्कि वो डंजन एम्पायर को हक कर लेता है। उसके दिल में एक ही बात होती है, ये भी मेरी तरह एक अकेला इंसान है। सभी शौक होने वाली बात ये होती है कि उसका ये गस्टर डंजन एम्पायर की सोल को छू लेता है और फिर एक्टिवेट होता है एक नया स्किल सर्विट्यूड, जो कि मोस्टर को हारू का सर्वेंट बना देता है। हारू लिटरली फ्रीक आउट हो जाता है ये देखकर, लेकिन साथ ही चैन भी मिलती है कि अब उसे डार्कनेस से डील नहीं करना पड़ेगा। वो स्केलेटन से पूछता है क्या तुम्हें बुरा लगता है मेरा सर्वेंट बनने से, और स्केलेटन अपना सर हिलाकर नहीं कह देता है। हारू फिर अप्राइजल स्किल लगाता है और वो देखता है कि अब उसका लेवल और स्पाइक्स रेस्ट हो चुकी है क्या। इसके अलावा अब वो स्केलेटन का असली नाम भी देख सकता है और निकलता है वो असल में एक लड़की थी जिसका नाम होता है एंजेलिका। हारू का दिमाग घूम जाता है, फिर से एक लड़की को सर्विट्यूड पे डाल दिया। क्लास रेप तो पक्का मुझे मार डालेगी, लेकिन फिर अपने आप को समझाता है छोड़ना, ये स्केलेटन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सोचकर हारू अपनी नई सर्वेंट एंजेलिका के साथ सिटी लौटने का डिसाइड करता है। उन्हें एक डोर मिलता है जो कि सीधा उन्हें डंजन के 100वें फ्लोर पर ले जाता है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो एंजेलिका को सीढ़ियां दिखाई देती है और वो सोचती है कि अब इजिली ऊपर क्लाइम कर लेंगे, लेकिन तभी सामने आ जाता है फ्लोर का असली मास्टर, एक लेवल 100 का लिविंग आर्मर। हारू की सारी उम्मीदें गिर जाती है क्योंकि अब उसके पास फाइट करने की ताकत भी नहीं बची होती। एंजेलिका तो पहले ही उसे मरने से बच रही थी, लेकिन ये लिविंग आर्मर तो किसी को बचाने के मूड में भी नहीं होता। और तब हारू के दिमाग में एक नई जादू का आइडिया आता है। सीढ़ियों से जाने की जगह वो अपनी अर्थ मैजिक का यूज करता है और फ्लोर से सीधा एक बड़ा सा होल बना देता है, जिससे कि वो अगले फ्लोर पर चढ़ जाता है। और जैसे ही हारू ऊपर जाता है, सामने से दो गुस्से से भरे 99 लेवल के मेंटियोर उसे घूर कर देख रहे होते हैं और बिना सोचे समझे सीधा नीचे जंप कर देते हैं फाइट ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यह हारू का डेविल काम कराता है। मिनिट्योर सीधा लिविंग आर्मर के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों इतना डैमेज खा लेते हैं कि उनकी एचपी सिर्फ एक ही पॉइंट पर बची होती है। हारू आराम से एक ही हिट में उन्हें फिनिश कर देता है। एंजेलिका तभी उस आर्मर की तरफ इशारा करती है जैसे कह रही हो मुझे चाहिए। हारू उसे कहता है लो पहन लो। एंजेलिका तुरंत आर्मर पहनती है जो कि शुरू में उसके लिए काफी बड़ा होता है, पर मैजिक से अपने आप उसके साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और हाँ, उसके 3 मेजरमेंट्स भी काफी परफेक्टली सेट कर देता है। ये देखकर हारू की आंखें एकदम से चमक उठती है। हारू अप्राइजल करता है और पता लगाता है कि वो आर्मर कर्स्ड है। ये सुनते ही एंजेलिका का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो भी हर लड़की की तरह कंपेनिमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, न कि कर्स की रिपोर्ट कार्ड। और गुस्से में सीढ़ियां चढ़ जाती है और हारू बस चुपचाप पीछे फॉलो करता रहता है। थोड़ा आगे जाकर हारू को एंजेलिका का मूड ठीक करने का जुगाड़ मिलता है। वो अपने पुराने रोब्स उसे दे देता है ताकि वो थोड़ा सा फैसिनेबल लगे। एंजेलिका खुद को एडमायर कर रही होती है, तभी हारू के अंदर का स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाता है। उसे डेंजर का एहसास होता है और तुरंत सामने आ जाता है एक लेवल 98 का लीच। हारू अप्राइजल करता है और पता लगाता है कि उस पर सिर्फ डिवाइन मैजिक ही काम करेगा। लीच उस पर अटैक करता है और हारू मुश्किल से बच पाता है। तब उसे याद आता है कि उसके स्टाफ में डिवाइन स्पेल इम्ब्यूड है। वो तुरंत स्टाफ को एक्टिवेट करता है और एक पोक में ही लीच को डिफीट कर देता है। नेक्स्ट फ्लोर पर हारू को मिलते हैं पॉइजनस मॉथ्स, लेकिन इनकी वीकनेस इतनी ऑब्वियस होती है कि हारू एक सीधा फायरबॉल ग्रुप के बीच में फेंकती है। सारे मॉथ्स उस फायरबॉल की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं और हारू माना इंजेक्ट करके उसे और बड़ा बना देता है। एक ही बार में स्पेयर मॉथ्स वाइप आउट हो जाते हैं। उसके बाद नीचे एक फ्लोर पर उसे मिलते हैं उन्हीं मॉथ्स के बच्चे जो कि होते हैं कैटरपिलर्स, लेकिन इनसे निपटना और भी इजी निकलता है क्योंकि इनके पास अपना खुद का वेपन ऑफ डिमिस होता है, स्टिकी थ्रेड। हारू अर्थ मैजिक और थ्रेड से एक अर्थ कारपेट बनाता है और उसे रोल करके सारे कैटरपिलर्स एक बार में ही मारे जाते हैं। लेकिन हारू की स्मूथ विनिंग स्ट्रिक 95 फ्लोर पर टूट जाती है। यहाँ पर हवा तेजी से चलती है और एक ओमिनियस ऑरा चारों तरफ फैल जाती है। सामने आता है बॉस एक लेवल 100 लिविंग शॉर्ड। हारू सोचता है कि ये तो चीटिंग है, फ्लोर 95 पर 100% का मोस्टर कहाँ से आ गया। शॉर्ड तुरंत उस पर हमला करता है। हारू पीछे से स्किप होकर उसके एक्सपोज्ड बैक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉर्ड इजिली डोज करके एक काउंटर अटैक लॉन्च करती है जो कि हारू को हिला कर रख देता है। हारू मुश्किल से उस अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन छोटी वाली तलवारों का अटैक उस पर होने लगता है। हारू को समझ में आ जाता है कि वो इन मोस्टर से अकेला नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसे पता है कि कौन लड़ सकता है। वो एंजेलिका को टैग करता है और उससे कहता है कि तुम इन तलवार मोस्टर से लड़ो क्योंकि ये तुम्हारा फील्ड है। एंजेलिका अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके हाथ से एक पावरफुल ऑरा रिलीज करती है। सामने वाली लिविंग स्वॉर्ड भी अपना पूरा पावर अनलेस कर देती है। एंजेलिका सीधा उसकी तरफ चार्ज करती है। हारू घबरा जाता है कि शायद से ये सही स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन उसकी सोच का उल्टा होता है। एंजेलिका एक ही अटैक में लिविंग स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर हारू रियलाइज करता है कि वो लकी था कि एंजेलिका ने उसकी फाइट के टाइम उसे मारना नहीं चाहता। ऊपर हारू के क्लासमेट 50वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। वहाँ उनका सामना एक डरावने 4 हाथ वाले साइक्लोप्स से होता है। वो लोग उस बड़े मोस्टर के सामने टिक भी नहीं पा रहे होते हैं और वहीं पर वाइप आउट होने वाले होते हैं। तभी जोक्स का लीडर और नट्स का लीडर सोचने लगते हैं कि अगर हारू यहाँ पर होता तो वो क्या करता, और अचानक उन्हें समझ में आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो दोनों क्लास रेप के पास जाते हैं जो कि फ्रंट लाइन पर स्ट्रगल कर रही होती है और उसे अपने रिस्की प्लान बनाते हैं। हेड जोक अपना हाइपर एक्सेलरेशन स्किल यूज करके साइक्लोप्स को स्पीड से कंफ्यूज करता है। साइक्लोप्स तभी मैजिक अटैक में उलझा रहता है और फिर एक जोर का थप्पड़ उसके जोक को मार देता है। लेकिन ये सब प्लान का पार्ट होता है। जब जोक सिर्फ एक डिकोय था, तभी हेड ने अपने बो चार्ज करके सबसे पावरफुल अटैक को शूट करता है जो सीधा साइक्लोप्स की आंख में लगता है। साइक्लोप्स गिर जाता है और पूरी क्लास खुश हो जाती है, सेलिब्रेट
करती है। इधर हारू और एंजेलिका फ्लोर क्लाइंब कर रहे होते हैं, तभी अचानक डंजन पूरा हिलने लगता है। एक बड़ा मोस्टर हॉरेड मूव करने लगता है डंजन के एंट्रेंस पर। गार्ड अपने आप से कंप्लेन कर रहा होता है कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता। स्टूडेंट्स उसकी वार्निंग को इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं और अब मोस्टर स्टैम्पेड शुरू होने वाला है। अचानक सारे रेस्ट डंजन से भागकर बाहर निकल आते हैं। गार्ड्स पलट कर देखता है तो सामने से स्लाइम मोस्टर की भारी फौज उनकी तरफ आ रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सीधे एडवेंचरिंग गिल्ड भाग जाता है। वहाँ वो गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करता है कि स्टैम्पेड शुरू हो चुका है। नोबल गर्ल मैरी भी वहाँ पर होती है कुछ एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर के साथ और सभी इस बड़ी प्रॉब्लम को देखकर टेंशन में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर अपनी बुक सेल्फ से एक पुराना स्क्रॉल निकालता है जिसमें डंजन का लेआउट बना होता है। वो सबको समझाता है कि डंजन भी एक लिविंग बीइंग की तरह ही होते हैं। ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं और जब अपने लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं तो उनका ग्रोथ रुक जाता है। तभी डंजन के अंदर मोस्टर की एक बहुत बड़ी फौज स्वैन होती है जो बाहर निकल जाती है क्योंकि डंजन अब उन्हें और कंटेन नहीं कर पाता। स्क्रॉल में ये भी लिखा होता है कि स्टैम्पेड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, डंजन के लोवेस्ट फ्लोर पर बॉस को मारना। बस डिफीट होते सारे मोस्टर खत्म हो जाएंगे। एडवेंचर्स पूछते कि ये कौन कर पाएगा। तभी मैरी के दिमाग में तुरंत हारू का नाम आता है। अर्थ फिर से हिलने लगती है और मोस्टर सिटी पर अटैक कर देते हैं। गिल्ड मास्टर एक एडवेंचरर को सिटी एविक्यूट करने के लिए भेजता है और दूसरे को एडवेंचरर और सोल्जर सिटी गेट पर इकट्ठा करने के लिए कहता है। इधर हारू बिना किसी दिक्कत के फ्लोर क्लाइंब कर रहा होता है। एक फ्लोर पर उसके सामने ग्रिफिन आते हैं। हारू उन्हें पोइजनाइट फिस्ट डाल देता है। ग्रिफिन तुरंत खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हारू उन्हें इजीली खत्म करके एक्सपी ले लेता है और अगले फ्लोर पर चला जाता है। सिटी गेट पर एडवेंचरर पहले वेव रोकने में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन उनमें से बहुत ही लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। मैरी टेंशन में आ जाती है। तभी एक एडवेंचरर याद दिलाता है कि स्टूडेंट्स डंजन के अंदर गए थे और हारू भी उनके साथ था। गिल्ड मास्टर सोचता है और कहता है कि शायद से हारू ही इकलौता बंदा है जो कि डंजन बॉस को मारकर स्टैम्पेड रोक सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब उसे मैसेज कौन पहुंचाएगा। सभी लोग मैरी की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो अभी तक फाइट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही होती है। मैरी घबरा जाती है, रोने लगती है और कहती है कि वो अकेली मोस्टर से भरे डंजन में नहीं जा सकती। गिल्ड मास्टर उसकी बात समझ जाता है और ऑर्थर नाम के एक वॉरियर को उसके साथ भेजने का फैसला करता है। ऑर्थर कहता है कि अगर वो डंजन में गया तो सिटी की डिफेंस वीक हो जाएगी, लेकिन गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि तुम व्हाइट वॉरियर के नाजायज औलाद हो। मैं अपनी मौज की कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ मोस्टर को रोक लूंगा। इधर डंजन में हारू 81 फ्लोर तक पहुंच जाता है और ये फ्लोर एक वाटर। इधर डंजन में हारू 81 फ्लोर तक पहुंच जाता है। ये फ्लोर वाटर थीम पर होता है जहाँ पर पिराना जैसे मोस्टर होते हैं। हारू पानी में झांकता है तो पिरानास उस पर अटैक कर देते हैं। एंजेलिका तुरंत अपनी तलवार से उन्हें स्ले कर देती है। हारू को याद आता है कि उसने मार्केट में इन फिशेस को फ्रोजन स्टेट में देखा था। फिर वो आइस मैजिक का यूज करके पानी का टेम्परेचर लो कर देता है जिससे कि फिशेस स्लो हो जाती है। हारू अपना पैकिंग स्किल यूज करके फिशेस को पूरे आइस में फ्रीज कर देता है और ये प्लान सक्सेसफुल होता है। उसे लगता है कि अब वो इजिली ये फ्लोर क्लियर कर लेगा। वो स्टैम्पिंग स्टोन पर भागते हुए आगे बढ़ने लगता है और जो भी फिश पास आती है उसे फ्रीज कर देता है। तभी अचानक पानी में से एक बहुत ही बड़ी पिराना दिखाई देती है। हारू समझ जाता है कि ये इस फ्लोर का बॉस मोस्टर है और ये मोस्टर बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि हारू ने उसके फैमिली को फ्रीज कर दिया था। वो एक बड़े वेव बनाकर सीधा हारू पर अटैक कर देता है। एंजेलिका लास्ट मोमेंट पर हारू को छोड़ देती है और हारू पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन हारू तुरंत अर्थ मैजिक का यूज करके एक सर्फ बोर्ड बना लेता है और वेव के साथ ऊपर आ जाता है। फिर वो सर्फ बोर्ड राइड करके सीधा बॉस मोस्टर के साइड जंप करता है और एक सॉलिड हिट में उसे नॉकआउट कर देता है। बॉस डिफीट होने के बाद हारू सेफ निकल जाता है और खुशी से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। अब वो और कॉन्फिडेंट फील करता है। क्लाइम करते करते 79 फ्लोर पर उसे एक पिलग्रिम रिंग मिलती है जो की हैप्पीनेस लाती है और बाद में लक से बचती है। 77 फ्लोर पर उसे एक ब्लास्ट बैंगल मिलता है जो कर्स को डिस्पेल कर सकता है लेकिन सिर्फ एक बार। और 75 फ्लोर पर बॉस को डिफीट करने के बाद उसे एक नेक्रोमेंसी बॉल मिलता है जो कि लिविंग और डेड दोनों को कंट्रोल कर सकता है। हारू इन ट्रेजर को पाने के बाद बहुत ही खुश होता है लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ना तो वो अनलकी है और ना ही कष्ट है। तभी वो एंजेलिका की तरफ मुड़ता है और उसको रिंग और बैंगल ऑफर करता है और कहता है कि तुम इनकी हेल्प से अपने कर्स से फ्री हो जाओगी और हैप्पीनेस पाओगी और बोनस में वो नेक्रोमेंसी बॉल भी दे देता है। एंजेलिका पहले रिफ्यूज करती है लेकिन हारू उसके हाथ में फोर्सफुली रख देता है और कहता है कि लड़कियों को एक्सेसरीज पसंद आती है, तुम्हें ये लेना ही चाहिए। आखिर में एंजेलिका तीनों ट्रेजर एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही वो इन्हें लेती है उनकी पावर उस पर काम करने लगती है। हारू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो आगे एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। एंजेलिका अपना हेलमेट उतारती है और रिवील होता है कि वो एक प्रॉपर ह्यूमन बन गई है, लेकिन वो जल्दी हेलमेट फिर से पहन लेती है और हारू के पीछे दौड़ जाती है। उधर हारू की क्लासमेट एक लंबी और मुश्किल फाइट करके वेयरवुल्फ का एक पैक को डिफीट करती है। तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो सोचती है कि शायद से और भी मोस्टर आ रहे होंगे, लेकिन ये ओटर और मैरी निकलते हैं। वो सबको स्टैम्पेड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें हारू की मदद चाहिए। मैरी ये सुनकर बहुत ही होपलेस हो जाती है क्योंकि हारू अब उनसे अलग हो गया था, लेकिन क्लास रेप उसे कंफर्ट करती है और सबको कहती है कि अब उनके पास रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हारू को जल्दी से ढूंढना होगा। इधर हारू खुद अपने फ्लोर पर फ्लोर इज लावा गेम खेल रहा होता है। वो लावा लेकर एक ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है और हीट हैंडल करते हुए मुश्किल से बैलेंस बनाए रखता है। तभी वो गिरते गिरते बच जाता है। एंजेलिका उसको संभालती है और कहती है कि तुम कॉर्नर में जाकर आराम करो। हारू उसकी बात मान लेता है। फिर वो सोचता है कि आखिर गर्मी की वजह से स्टेमिना खत्म हो गया है, उसको कैसे वापस पाए। तभी उसको एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है जो कि दीवार के छेद से आ रही होती है। हारू अपना सर उस होल के अंदर डाल देता है और अपनी विंड मैजिक का यूज करके खुद को कूल डाउन करता है। और हैरानी की बात ये होती है कि उस होल का दूसरा एंड उस फ्लोर पर होता है जहाँ पर बाकी सभी लोग होते हैं। क्लास रेप को हारू की आवाज सुनाई देती है जब वो हवा का मजा ले रहा होता है। वो उसको बताती है और हारू जवाब देता है। तब उसको याद आता है कि वही होल है जिसमें कि वो गिरा था और सोचता है कि क्या अब इसके थ्रू बाहर निकल सकता है।
उसको याद आता है कि पिछली बार वो ऐसा नहीं कर पाया था और क्लास रेप से पूछता है कि क्या किसी के पास रोप है, लेकिन उनके पास रोप नहीं होता। हारू को ये भी पता चलता है कि वो लोग 54th फ्लोर पर आ चुके हैं और उसको लगता है कि वो जल्दी से उन तक पहुंच सकता है, लेकिन तभी क्लास रेप उसको रोक देती है और बताती है कि टाउन खतरे में। वो स्टैम्पेड के बारे में बताती है और मैरी भी उसको याद दिलाती है कि स्टैम्पेड रोकने के लिए बॉस को हराना जरूरी है। हारू एंजेलिका की तरफ देखता है और सबको कहता है कि बॉस तो ऑलरेडी हरा चुका है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर बॉस मर चुका है तो फिर दूसरा स्टैम्पेड कैसे हो सकता है। एक एडवेंचरर हारू से डाउट करके पूछता है क्या वो सोरे की बॉस सच में मारा जा चुका है, क्योंकि सिर्फ उसके मरने पर स्टैम्पेड रुकता है। तब हारू को समझ में आता है कि अगर उसे सिटी को बचाना है तो उसे एंजेलिका को मारना पड़ेगा, लेकिन वो सोचता है कि एंजेलिका तो एक ऐसी लड़की है जो कि हमेशा डंजन में ही फंसी रही है और उसके साथ उसका एक बॉन्ड भी बन चुका है, इस वजह से अब उसको मारना नहीं चाहता और सबको कह देता है कि बॉस अभी मरा नहीं है। हारू दिमाग लगाता है कि कैसे एंजेलिका को जिंदा रखते हुए भी सिटी को सेव किया जा सके। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए वो कुछ भी करेगा और एंजेलिका से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। हारू अपनी क्लास को डिक्लेयर करता है कि वो अकेला स्टैम्पेड को रोक देगा। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि बॉस को मारे बिना स्टैम्पेड रुक ही नहीं सकता, लेकिन क्लास रेप हारू पर विश्वास दिखाती है। वो कहती है कि चाहे हारू थोड़ा सा पैथेटिक लोनर लगता हो और सबको परेशान करता हो, लेकिन जरूरत के वक्त पर वो हमेशा सभी को बचा लेता है। वो सबको याद दिलाती है कि हारू ने उन्हें कई बार बचाया है और इसी वजह से उसका भरोसा उस पर है। ये बातें सुनकर हारू के अंदर नया कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कसम खाता है कि वो सिटी को भी बचाएगा और एंजेलिका को भी। इस मोटिवेशन के साथ हारू और एंजेलिका दोनों डंजन को स्पीड रन करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 73 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें लिजार्ड मैन मिलते हैं, लेकिन हारू को पता होता है कि वो ठंड के अगेंस्ट वीक है, तो वो तुरंत आइस मैजिक से उन्हें फ्रीज कर देता है और अगले फ्लोर पर एंजेलिका उन्हें तोड़ देती है। आगे चलकर वो स्कॉर्पियन से टकराते हैं और हारू अपनी स्मोक मैजिक का यूज करके उन्हें इजीली खत्म कर देता है, जैसे कि पिस्ट कंट्रोल कर रहा हो। अगले मोमेंट पर हारू और एंजेलिका के सामने एक 2 सर वाला डॉग आ जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है, लेकिन हारू अपनी बोतल में बंद किए हुए फास्ट उसके नाक पर फेंक देता है, जिससे कि उसकी सेंसिटिव स्मेल बिल्कुल खराब हो जाती है। अब वो डॉग फाइट पर फोकस नहीं कर पाता और एंजेलिका इजीली उसे अपने स्वॉर्ड से काट कर खत्म कर देती है। उसके बाद हारू डिसाइड करता है कि अब तक जो मोस्टर को हराकर उसने ड्रॉप आइटम को कलेक्ट किए हैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर ले। एंजेलिका उसे सिग्नल करके कहती है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन हारू जवाब देता है कि वो देरी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि पूरे सिटी की तकदीर उसके कंधों पर है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और 69 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक हिप्नोटाइजिंग बर्ड उन पर अपनी पावर का यूज करके उन्हें सुलाने की कोशिश करता है। हारू सोचता है कि उस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास जनरल हेल्थ स्किल है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ही थका हुआ होता है और उसकी स्किल टाइम पर एक्टिवेट नहीं होती। इस वजह से हारू को तेज नींद आने लगती है और वो सो जाता है, लेकिन एंजेलिका पर उस बर्ड पावर का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो हारू को अपनी बैग पर उठाकर आगे ले जाती है और उससे कहती है कि तुम आराम करो। दूसरी तरफ हारू के क्लासमेट लेवल 100 के स्पैनिक से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि उनका अब तक का सबसे पावरफुल ओपोनेंट होता है। वो लोग उस पर कोई भी लास्टिंग डैमेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इंस्टेंटली अपनी बॉडी को फिजिकल और मैजिक दोनों अटैक से हील कर देता है। एक एडवेंचरर ओफेंस सभी को बताता है कि इस स्पैनिक्स को मारना वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अफवाह में कहा जाता है कि इमोर्टल होते हैं। वो समझाता है कि ये मोस्टर एडवेंचर से रिडल्स पूछता है और सिर्फ उनको आगे जाने देता है, जो कि सही जवाब देता है। उससे कहता है कि तुम लोगों ने अटैक करके गलती कर दी क्योंकि अब स्पैनिक्स ने डिसाइड कर लिया कि वो तुम सभी को मिटा देगा। इधर एंजेलिका हारू को अपने शोल्डर पर ले आती है और 59 फ्लोर तक पहुंच जाती है। अब हारू रेडी होता है एक्शन में लौटने के लिए। वो क्रम्बली फ्लोर को क्रॉस करने का वे ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस होती है जो ऊपर के फ्लोर से आ रही होती है और ये उसके क्लासमेट्स की होती है जो कि स्पैनिक्स के सामने बैटली डिफीट हो चुके होते हैं। वो जॉइंट मोस्टर क्लास रैप पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है कि तभी हारू की एंट्री होती है और अपनी फ्यूज्ड मैजिक गियर का यूज करके उस पर अटैक करता है। ये अटैक स्पैनिक्स की फिजिकल डैमेज इम्यूनिटी को नलीफाई कर देता है। हालांकि हारू का पहला अटैक डैमेज नहीं करता है, लेकिन ये एंजेलिका को चांस दे देता है और वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से स्पैनिक्स का सर काट देती है। इस तरह वो इमोर्टल मोस्टर फाइनली मर जाता है। उसके बाद हारू और क्लास रैप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्लास रैप उसका वेलकम करती है, कह करके सब लोग उसके वापस आने का वेट कर रहे हैं। सब लोग उससे कहते हैं कि तुम लेट हो चुके हो और क्लास रैप उससे पूछती है कि उसने अपने नाइट कैसे स्पेंड किए। हारू बस उन्हें इंट्रोड्यूस करने ही वाला होता है कि अचानक उसके पैर के नीचे का फ्लोर गिर जाता है और वो दोबारा से डंजन की गलियों में गिरने लगता है। हारू नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो स्पाइडरमैन की तरह फैलिंग रबल पर स्टेप करता हुआ वापस आने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो सबसे कहता है कि टेंशन मत लो, अब उसके पास ऐसी न्यू स्किल है जिनकी हेल्प से वो ऐसे हजार्ड्स के लिए हमेशा अलर्ट रह सकता है। लेकिन जैसे अक्सर होता है उसने अपनी ही बात को जेंक्स कर दिया क्योंकि फिर से उसके पैर के नीचे एक जमीन टूट जाती है। इस बार हारू बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होता है और अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी क्लास रैप दौड़कर आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसके दिमाग में पिछली बार का सीन घूम जाता है जहाँ पर हारू को बचा नहीं पाई थी, इसलिए इस बार वो कसम खाती है कि हारू को कभी गिरने नहीं देगी। तभी हेड नट और हेड जोक्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों मिलकर क्लास रैप को हेल्प करते हैं हारू को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन उनके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता क्योंकि नीचे के फ्लोर पर स्टैम्पेड की थर्ड वेव ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और क्लास रैप हारू से पूछती है कि क्या उसके पास सिटी को बचाने का कोई प्लान है। हारू कहता है कि हाँ उसके पास एक प्लान है और एंजेलिका उसकी की है। ये सुनकर क्लास रैप एंजेलिका के बारे में पूछती है, लेकिन तभी मैली पैनिक में आकर कहती है कि हमें तुरंत सिटी वापस जाना होगा। ओटर भी एग्री करता है और कहता है कि हम वेब गेट का यूज करके डायरेक्टली सरफेस पर जा सकते हैं। ये सुनकर हारू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे अपने रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। फिर ओटर उसको समझाता है कि तुमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम डंजन को क्लाइंब करते हुए ऊपर जा रहे थे और वार्प गेट का मैकेनिज्म ऐसे काम नहीं करता। जल्दी हारू और बाकी सभी सिटी गेट तक पहुंच जाते हैं जहां गिल्ड मास्टर और लोग गार्ड बनकर खड़े होते हैं थर्ड वेव का वेट करते हुए। और फिर
तभी थर्ड वेव आ जाती है जो कि पहले दोनों वेव से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। मॉन्स्टर फ्लड की तरह सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। प्लेन्स और ग्रिफिन्स स्काई में उड़ जाते हैं। एडवेंचरर्स अपनी पैंट गीले कर देते हैं क्योंकि पहले दोनों वेव तो सिर्फ टीजर ही थे। असली खतरा तो अब आया है और ये देखकर सब लोग होप लॉस कर देते हैं। लेकिन तभी हारू अंजेलिका को सिग्नल दे देता है। अंजेलिका आगे बढ़कर अपनी सोर्ड को खींचती है और जमीन में घुसा देती है। उस सोर्ड से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है जो कि हर तरफ फैल जाती है और अपने रेंज में आने वाले पूरी सिटी और डंजन एरिया को कवर कर लेती है। हारू सोचता है कि क्योंकि अंजेलिका सच में डंजन की बॉस है और उसके रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को इजीली खत्म करती गई थी, तो उसके पास शायद से मॉन्स्टर पर पूरा कंट्रोल होगा। हारू कॉन्फिडेंट होता है कि अब अंजेलिका अपनी पावर से सब मॉन्स्टर को एक साथ मिटा देगी और उसकी गैस सही प्रूव हो जाती है। अंजेलिका के क्रिएट किए हुए ह्यूज मैजिक फील्ड के अंदर आने वाले सारे मॉन्स्टर सेकंड में ही वेनिश हो जाते हैं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सब लोग अपनी आंखों से ये देखकर डम्बफाउंडेड रह जाते हैं। तब हारू अंजेलिका के पास जाता है और उसके साथ एक फर्स्ट बम्प करता है। साथ ही रिलीफ के साथ कहता है कि फाइनली उसका प्लान काम कर गया। मॉन्स्टर के वेनिश होने के बाद हारू के क्लासमेट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सब उससे पूछती क्या ये उसकी पावर थी। हारू उन्हें बताता है कि ये उसकी नहीं बल्कि एंजेलिका की पावर थी जिन्होंने ये मिरेकल किया। ये सुनकर एंजेलिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। तभी हेड नर्ड एक लौता बंदा होता है जो कि समझ जाता है कि एंजेलिका एक्चुअली डंजन की एम्पेरियर है और जैसे ही वो ये बात बोलता है सब लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं। लेकिन हारू तुरंत उन्हें काम डाउन करते हुए कहता है कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। एंजेलिका पूरी तरीके से उनके साइड में और डंजन के अंदर उसने उसकी एस लुजेन बार बार सेव की। एडवेंचरस हारू पर विश्वास करते हैं और एंजेलिका को थ्रेट नहीं समझते। लेकिन हेड नर्ड के दिमाग में अब भी कुछ सवाल होते हैं। वो हारू से पूछते हैं कि फीमेल हेड सच में डंजन की बॉस है जिसका पावर इवन बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। हारू कॉन्फिडेंटली कहता है कि हाँ एंजेलिका ही डंजन की सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो समझ जाता है कि बीच में बहुत ही कुछ हुआ जिसकी वजह से उसका लेवल रीसेट हो गया, लेकिन फिर भी वो डंजन के मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल है। हारू बताता है कि उसे लगा था कि एंजेलिका की पावर मॉन्स्टर को मजबूर कर देगी वो भी करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उन्हें उनके पास तक जाना पड़ता है उस पावर को यूज करने के लिए। तभी कल थोड़ा सा वोरी करते हुए पूछते हैं कि मॉन्स्टर का क्या हुआ, कहीं वो उन्हें दोबारा से अटैक तो नहीं करने आएंगे। हारू मुस्कुराता है और कहता है कि अभी तो सब अपने अपने फ्लोर पर चिल कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर डंजन एम्पेरियर का है। और ये सुनकर सभी को सुकून मिलता है और हारू अनाउंस करता है कि अब सिटी बिल्कुल सेफ है। ये बात सुनते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं और वो चीयर करते हैं कि जल्दी सिटी में पीस वापस आ जाता है। अगली सुबह हारू डिसाइड करता है कि एक इवेंट होल्ड करने का जाना है जहाँ पर वो डंजन से लाए हुए आइटम डिस्प्ले करेगा। जैसे वो ये सब सेट करता है क्लास रेप और बाकी सभी क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं जैसे हारू ने बुलाया था। रेयर वेपन्स और आर्मर देखकर सब लिटरली हैरान हो जाते हैं। हारू एक स्माइल करता है और अनाउंस करता है कि ये सब स्पेशल ब्लैक फ्राइडे सेल पर अवेलेबल है। बस फिर क्या था, सब लोग दौड़कर खरीदने लगते हैं। सेल शब्द सुनते ही लड़कियां एक अलग ही सुपर पावर में आ जाती है और उन लोगों को कॉर्नर में पुश कर देती है। अच्छी बात तो ये होती है कि हारू ने कुछ आइटम पहले ही साइड में रख लिए थे और बीइंग अ ट्रू ब्रो वो उन्हें लड़कियों के साथ शेयर कर देता है। जल्दी सभी के हाथ में कुछ न कुछ आ जाता है और अपने नए गियर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हारू बहुत ही खुश होता है कि अब उनकी जिंदगी थोड़ी इजी हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एंजेलिका की चिंता भी होती है। उसके दिमाग में ये सवाल होता है कि इतने सालों तक डंजन में रहने के बाद शायद एंजेलिका को कम्युनिकेशन स्किल जीरो हो गई होगी। क्या वो बाकी सभी के साथ एडजस्ट कर पाएगी? अब वो उनके साथ रहने वाली है। जबकि हारू अपने मन में ये सोच रहा होता है कि उसके दोस्तों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि हारू कितना जेनरस है जो कि उनके साथ अपना रियर लूट शेयर कर रहा है। हारू अपने कमरे में बैठा हुआ था और मजे से सोना गिन रहा था जो कि उसने लूट कर बेच कर कमाए थे। तभी क्लास रेप वहाँ पर आती है उससे बात करने के लिए और हारू तुरंत गोल्ड छुपाता है ताकि उसे कोल्ड ब्लडेड कैपिटलिस्ट ना बोल दे। क्लास रेप उसका शुक्रिया अदा करती है सबको रेयर आइटम देने के लिए और जैसे ही एंजेलिका भी वहाँ पर आती है वो उसको भी थैंक यू कहती है। फिर क्लास रेप उससे कहती है कि एंजेलिका को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करो। हारू कैजुअली बोलते है कि एंजेलिका है एक फॉर्मिडेबल स्केलेटन वॉरियर जो कि पहले डंजन एम्पेरियर थी जिसे उसने हराया थी। ये सुनकर क्लास रेप थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो सीधा पूछती है कि क्या हारू ने फेरोमोन रिंग यूज की थी एंजेलिका को अपना बनाने के लिए। हारू फेस प्लेन करता है और समझाता है कि उसे वो रिंग कभी मिली ही नहीं। क्लास रेप फिर भी छोड़ती नहीं है और वो कहती है कि फिर तुमने डंजन एम्पेरियर को कैसे अपना फॉलोअर बना लिया। हारू घबरा कर सच बोलता है कि उसने सर्विट्यूड स्किल का यूज करके एंजेलिका को सर्वेंट क्लास में कन्वर्ट कर दिया। ये सुनकर क्लास रेप लिटरली चिल्लाती है और उसे परवेट बोल देती है। फिर वो एंजेलिका का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है जैसे वो उसे हारू से बचा रही हो। हारू बस चिंता करते हुए सोचता है कि अब एंजेलिका और बाकी सभी लड़कियों के बीच कुछ वॉरिड ना हो जाए। क्लास रेप एंजेलिका को सीधा गर्ल रूम ले जाती है जहाँ पर सब लड़के एकदम से इंटरव्यू पैनल की तरह एक तरफ बैठ जाती है उसे जानने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि डंजन एम्पेरियर होने के बावजूद एंजेलिका सिर्फ 17 साल की लड़की है तो सब बहुत ही शौक में पड़ जाते हैं, लेकिन एंजेलिका उतनी ओपन नहीं होती बात करने में। तब क्लास रेप उसका हाथ पकड़कर कंफर्ट करती है और समझाती है कि हारू ने जो सर्विट्यूड स्किल का यूज की थी उसने एक्चुअली एंजेलिका को डंजन के कर्ज से फ्री किया। वो एंजेलिका के लिए फील करती है और वो डिसाइड करती है कि उसे सभी के साथ बॉन्ड करना सीखना होगा और इसके लिए सीधा उसे बात हॉल में ले जाती है। एंजेलिका इतना बड़ा बात पुल देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और एक्साइटेड होती है सभी के साथ नहाने के लिए। बाकी लड़कियां स्ट्रिप करना शुरू करती है लेकिन एंजेलिका अपना आर्मर उठाने में स्ट्रगल करती है। क्लास रेप उसकी हेल्प करने के लिए आती है सोचकर कि चाहे एंजेलिका स्केलेटन ही क्यों ना हो, हर लड़की एक अच्छी वॉच डिजर्व करती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी स्टोकिंग के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन लेग देखती है और लिटरली डम्बफाउंडेड हो जाती है। बाकी लड़कियां भी बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर वो सब मिलकर उसका पूरा आर्मर उतार देते हैं और जहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं, जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि एंजेलिका एक्चुअली एक प्रीटी ब्लोंड बम सेल है। वहीं दूसरी तरफ हारू अपने रूम में आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। वो सोचता है कि चाहे उसे फेरोमोन रिंग ना मिली हो, लेकिन उसका लेवल 6 भर गया है और उसने बहुत ही सारी यूजफुल स्किल को भी गेन की है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात घूम रही होती है कि एंजेलिका के बिना वो मॉन्स्टर स्टैम्पेड खत्म नहीं कर पाता। मतलब वो भी
इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि होना चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे और ट्रेनिंग करनी होगी। अगली सुबह हारू एकदम से चेयरफुल मूड में इनमें घुसता है और क्लास रेप से कैजुअली पूछता है कि क्या वो फॉरेस्ट वापस जा सकता है एक छोटा काम के लिए। क्लास रेप तुरंत समझ जाते कि हारू अभी तक एंजेलिका का असली सच नहीं जानता और अंदर ही अंदर सोचते कि इस परवेट को एंजेलिका से दूर रहना ही सेफ है, इसलिए वो कंडीशन लगाती है जाओ लेकिन टाइम पर वापस आ जाना। हारू खुशी से उछल पड़ता है और एंजेलिका से कहता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि उसे डर है कि सिटी में बोर हो जाएगी। एंजेलिका रेडी हो जाती है लेकिन ये देखकर क्लास रेप फ्रीक आउट हो जाती है। उसके दिमाग में खुद ही ख्याल घूमता है कि क्यों मुझे इतना टेंशन हो रहा है अगर वो किसी लड़की के साथ अकेला है। फिर वो बस नॉर्मल टोन में कह देती है कि टेक केयर और हारू एंजेलिका के साथ निकल पड़ता है। जंगल पहुंचते ही हारू अपना नया स्किल ट्राई करता है जिसका नाम होता है फेस। ये स्किल उसे कुछ सेकंड के लिए लिटरली फ्लैश बना देती है, लेकिन वो अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा क्लिफ के ऊपर निकल जाता है। लकीली अपने दूसरे स्किल का यूज करके सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है। तभी एंजेलिका भी पीछे आ जाती है और मशरूम पर स्लिप करके क्लिफ से गिर जाती है। हारू तुरंत उसे कैच करता है लेकिन पकड़ते ही कमेंट कर देता है, वाह तुम तो एक बहुत ही पाइल ऑफ बोन के लिए सरप्राइजिंगली हैवी हो। ये सुनकर एंजेलिका एकदम से एम्बैरेस्ड हो जाती है। इसके बाद हारू अपने केव में वापस जाकर जकूजी में चिल करने लगता है। टीजिंग टोन में एंजेलिका को बुलाता है ज्वाइन करने के लिए, श्योर इस बात पर कि वो मना कर देगी क्योंकि चाहे वो स्केलेटन हो पर एक लड़की है। लेकिन हारू भूल जाता है कि एंजेलिका अभी भी लेगली उसकी कमांड ओबे करने को मजबूर है और फिर एंजेलिका एक टॉवल में ही बाथरूम में आ जाती है और हारू लिटरली फ्रीक आउट हो जाता है। थोड़ी देर में हारू समझ जाता है कि एंजेलिका अब स्केलेटन वॉरियर नहीं बल्कि एक नाइट है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि एंजेलिका बिल्कुल कोमी सेन जैसी है, मतलब प्रॉपरली बोल नहीं पाती, बस छोटे छोटे गेस्टर से ही अपनी स्टोरी समझती है और रिवील करती है कि कस्ट आर्मर पहनने के बाद उसके बोन के ऊपर फेक फ्लैश बन गए ताकि आर्मर स्टिक हो सके। लेकिन जो प्यूरिफाइंग बैंगल उससे मिला था उसने उसे फ्लैश को न्यूट्रलाइज कर दिया और बाकी दो ट्रेजर्स जो कि हारू ने उसे दिए थे उन्होंने बाकी सोल वापस ला दी। इस तरह एंजेलिका कम्प्लीटली रिवाइव हो गई, लेकिन 100 साल तक स्केलेटन बनकर डंजन में फंसी रही। उसने अपने बोलने की एबिलिटी को खो दी। हारू को समझ में आता है कि ये सब एक्चुअली उसकी वजह से हुआ है और एंजेलिका अब उसके पीछे चल रही है अपना कर्ज चुकाने के लिए। हारू जेंटली कहता है कि अब वो फ्री है, जो चाहे कर सकती है, उसके साथ रहने की मजबूरी नहीं है। लेकिन एंजेलिका उसे स्ट्रांगली मना कर देती है। वो उसे क्लिंग हो जाती है जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। हारू भी समझ जाता है कि 100 साल की अकेलापन के बाद अब एंजेलिका किसी न किसी के साथ रहना चाहते ही होगी। हारू धीरे से एंजेलिका के सर पर हेड पार्ट करता है और उसे फनी स्टोरी सुनाता रहता है जब तक कि वो आराम से सो नहीं जाती और ऐसे ही 10 दिन एक छत के नीचे गुजर जाती है और अब एंजेलिका हारू के सामने ज्यादा एक्सप्रेसिव होने लगती है। एक दिन हारू उससे कहता है कि उसके पास एक नया स्किल है जो कि उसे टेस्ट करना है, इसलिए एंजेलिका को उसके साथ स्पेयर करना होगा। एंजेलिका तुरंत एग्री कर देती है और हारू बोलता है कि मुझ पर अटैक करो। शुरू में एंजेलिका अटैक करती है और हारू अपने एफए स्किल यूज करके उसके सारे मूव परफेक्टली डॉज कर लेता है। फिर हारू डिसाइड करता है कि स्किल का यूज करके अटैक भी करे, लेकिन एंजेलिका उसे बहुत ही फास्ट होती है और सीधा उसके पैर पर ब्लॉक कर देती है। एंजेलिका टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसने हारू के बचे कुछ 2 ब्रेन सेल को क्रश तो नहीं कर दिए, लेकिन हारू बस हंसकर कहता है कि रिलैक्स, ये सिर्फ ट्रेनिंग है ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। ट्रेनिंग के बाद हारू कुछ मछलियां पकड़ता है और एंजेलिका से कहता है कि आज वो उसके लिए एक टेस्टी हॉट स्पॉट बनाएगा। वो उसे फिश कट करना सिखाता है और एंजेलिका ब्लश कर जाती है जब हारू इतना पास खड़ा होता है। डिनर के वक्त एंजेलिका पूरे वक्त सस्पिशियसली शर्माई सी लगती है। फिर अचानक वो हारू का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच ले जाती है और बेड पर बैठाती है। एंजेलिका पीछे क्रोल करके उसके पीठ पर हाथ रखती है और हारू तुरंत समझ जाता है कि वो मसाज देने वाली है और कुछ फ्रीकी नहीं। एंजेलिका को खुशी होती है कि हारू उसे इतना इजी समझ लेता है, लेकिन जैसे ही उसका फुल बॉडी मसाज शुरू करती है वो सब गलत स्पॉट हिट कर देती है और हारू के जॉइंट्स रस्टेड मशीन की तरह दर्द करने लगते हैं। हारू फिर भी चुप रहता है ताकि एंजेलिका की फीलिंग हर्ट ना हो। एंजेलिका अब भी अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने में सेटिस्फाई नहीं होती। तब हारू उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अब भी कुछ करना है तो मेरे साथ चलो। दोनों बाहर जाकर स्टार्स देखने लगते हैं। हारू उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि थैंकफुल कि उसकी केयर करने के लिए। एंजेलिका तुरंत लाल पड़ जाती है और थोड़ा दूर हट जाती है। वो ऑकवर्डली थैंक यू बोलने की कोशिश करती है लेकिन शब्द निकलते ही नहीं है। हारू मुस्कुराता है और कहता है इट्स ओके, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या ट्राई कर रही हो। अगले दिन दोनों सिटी की तरफ वापस लौट जाते हैं जब रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हारू एंजेलिका का हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ने लगता है। सिटी पहुंचते ही बारिश रुक जाती है लेकिन दोनों अब भी हाथ पकड़े होते हैं। ये देखकर सब लड़कियां टीज करने लगती है, क्या ये दोनों इतने क्लोज हो गए हैं। एंजेलिका को लड़कियां घेर लेती है और उससे पूछती है कि हारू के साथ क्या चल रहा है, जबकि लड़के हारू को सराउंड करके उसे ट्रेटर बोलते हैं कि सब सिंगल है यार, तू बंदा गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। हारू उन्हें शो करके हटा देता है। तभी एंजेलिका उसके पास आती है। वो उसे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन हारू उसे रिलैक्स बोलकर डंजन की तरफ मुड़ जाता है और तभी एंजेलिका एक फैंट विस्पर में कहती है कि वेट। हारू तुरंत हैरानी से पलटकर उसे देखता है और एंजेलिका एक और हल्की से विस्पर से कहती है थैंक यू। फिर वो लड़कियों के ग्रुप के साथ वापस से चली जाती है। ये देखकर हारू रियलाइज करता है कि दुनिया में चाहे तुम्हारे पास कितने भी लोग हो, आखिर में हर एक इंसान अकेला ही होता है और बस सर्वाइव करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से उसका अपने लोनर लाइफ फिलोसफी पर विश्वास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो डिसाइड करके अब अपनी खुद की सोलो एडवेंचरिंग को कंटिन्यू करेगा। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।